कंप्लीटली लीविंग इट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रहा हूँ, कुछ इशू हो रहा है। बाकी सबको टाइम का इशू आया है, फिर कंटेंट का भी किसी को इशू आया, मतलब एग्जाम करते टाइम? यार याद ही नहीं आता। मुझे तो कंटेंट का इशू आया था। मुझे कंटेंट लगा, मुझे आपके कंटेंट साथ भी का। ऐसा होता है? मेरे को तो दोनों का था, मतलब भूल गई थी मैं बीच में। अक्षय बताना यार क्या क्या दिख रहा है, ठीक है? टेलीग्राम दिख रहा है क्या थोड़ा सा? हेलो, बता दो बाकी लोग। टेलीग्राम दिख हाँ रहा हाँ है? दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा ग्रुप चैनल, ठीक है। तो कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। डू यू अग्री विद द नोशन दैट मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज लार्जली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म? गिव रीजन। ठीक है, आंसर अपने पास मतलब ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में देखने की वजह सीधा डिस्कशन ही कर लेते हैं। हाँ सब लोग बोल दो यार, आप लोगों ने क्या लिखा है वो। ठीक है, बताओ फिर कैसे करा है किसी ने फर्स्ट वाला? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा, ठीक है ना? कर लूँ ना? किसी कुछ बोलना है तो बोल दो, कोई बोल नहीं रहा कुछ। कर लो यार विकास भाई, आप ही कर लो। हाँ चलो ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने वही जो मार्क्स का था कि भाई मार्क्स ने कभी कोई एलेबोरेट व्यू नहीं दिया इंटरनेशनल रिलेशन पे। लेनिन था जिसने फर्स्ट ये सब स्टार्ट किया, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन लेनिन ने दी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया कि इसके अंदर काफ़ी सब स्कूल्स हैं, जैसे डिपेंडेंसी स्कूल है एजी फ्रैंक का, एक लाइन उसकी लिख दी, अनइक्वल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। फिर इमैनुअल वॉलस्टन का थोड़ा सा लिख दिया। फिर मैंने बीच में जो क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट था उसको ले आया कि कुछ स्कॉलर्स हैं या कुछ स्कूल्स हैं जैसे कि लिबरल स्कूल वगैरह हैं, वो बोलते हैं कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो एक तरीके से मोनो कैजुअल अप्रोच है और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ये फोकस करती है। लेकिन ये व्यू पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ऐसा मतलब ये स्टैंड लिया मैंने इसमें। फिर मैंने ग्रामसियन स्कूल वाला एग्जांपल दे दिया कि वो कैसे सोशियो कल्चरल फैक्टर भी ले आते हैं। आपने कब लिया? कौन से पेज पे ये स्टैंड, ये वाला? ये मैंने पहला पहला पेज खत्म करने के बाद दूसरे पेज के पहले पैरा में, ओके ठीक है। क्योंकि पहला तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन में चल जाता है चीज़ों को इंट्रोड्यूस हाँ करने हाँ में। ठीक है, हाँ। फिर जब ये मैंने स्टैंड लिया इसके बाद फिर मुझे अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए मैंने ग्रामसियन स्कूल का एग्जांपल ले लिया कि वो इकोनॉमिक के अलावा सोशियो कल्चरल फैक्टर भी मतलब कंसिडर करते हैं। फिर रॉबर्ट कॉक्स वाला जो एग्जांपल था ग्लोबल हेजीमनी वाला, वो दे दिया। फिर एक एंड्रयू लिंकलेटर वाला जो था कि वो भी इकोनॉमिक्स से आगे बढ़ के इमेंसिफिकेशन ऑफ मासेस इस चीज़ पर ज़्यादा रिलाई करता है। फिर उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया कि रिसेंट टाइम्स में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास, उसमें जो जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी वाली चीज़ों का रोल आ रहा है, जैसे ट्रेड वॉर्स हो गया, प्रोटेक्शनिज्म हो गया। तो अगर मार्क्सिस्ट अप्रोच अगर इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म है भी, तो भी वो पूरी तरीके से रेलेवेंट है आज के इवेंट्स को डिस्क्राइब करने में। जैसे इंडो पैसिफिक है, उसका एक इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी तरफ इतना ज़्यादा फोकस जा रहा है। फिर लास्ट में एक जो स्कॉलर था ना जिसने बोला था कि मार्क्सिज्म विल रिमेन रेलेवेंट एज अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड विल इंश्योर दैट इट विल रिमेन ह्यूमन, टेरी समथिंग नाम था, आगे मेरे को याद नहीं आया। ऐसे मैंने इसको कंक्लूड ईगल्टन। किया। हाँ ऐसे मैंने इसको कंक्लूड किया। ईगल्टन ना? यार मुझे टेरी याद आया, मैंने टेरी लिख दिया बस। ये बाकी लोग बोल दो यार, किसी को तो पता होगा। ठीक है राहुल, थैंक यू। नहीं गल्टन उसने लिखा है किसने, आशुतोष ने। भाई रनिंग कर रहे हो क्या? भाई हाँ थोड़ा सा। चलो बताओ अपनी अप्रोच बताओ फिर। यार मैंने किया, मेरे को एक्चुअली पता है, मैं पता नहीं, मैं इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म देख के हम्म मुझे पता नहीं रूबर्ट का क्या याद आया, उसका आंसर। हम्म अब मैं लिखने बैठा, सच में बता रहा हूँ, उसको उसका आंसर अच्छा था, मुझे याद था। हम्म मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस मेरा आंसर देखना ही मत, हम्म मैंने बस मार्क्स लेनिन वाला लिखने का ट्राई किया। हम्म फिर मैंने क्या काम करता हूँ, हम्म एजी फ्रैंक और इम्मानुएल वॉलस्टीन को थोड़ा सा बता देता हूँ, हम्म आखिरी में इस क्वेश्चन में आके दोबारा डिस्क्राइब कर लूंगा। हम्म लेकिन जो तुमने लिखा है, जो तुमने लिखा हुआ है ना, हम्म मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर सही है। मेरे को स्ट्रक्चर का ही पंगा आ रहा था कि मैं लिखूं कैसे इसको, शुरू कैसे करूं, खत्म कैसे करूं। हम्म बस मैंने यही कर रखा था, शुरुआत मैंने वही मार्क्स मैंने लिखा, बीच में वो लिखा, और लास्ट में बिल वैरन का लिख दिया आखिरी में, कि वो कॉलोनियलिज्म को कैसे जस्टिफाई करता है। हम्म। तो मैंने लिखा नहीं, मतलब पूरा अटेम्प्ट नहीं किया है। हाँ वो तो मैंने देख ही लिया था तुम्हारी कॉपी में, ठीक है। हाँ तो बस वही है।
मैंने भी मतलब मेरे को भी स्टार्टिंग में ये क्लिक नहीं किया, मैं पहले तीसरा क्वेश्चन किया मैंने, फिर दूसरा किया, फिर मैंने पहला किया, थोड़ा ऐसा करके आया मैं। या मुझे रियलिज्म, हाँ वही मतलब मुझे भी दिखा। चलो और किसने दिखाया जो बताओ यार। गौरव, रूपक, काफी लोगों यार ने दिखाया। मेरे को इस क्वेश्चन में एक दिक्कत हो रही थी। हम्म मतलब आई एंडेड अप एक्सप्लेनिंग मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है। हम्म मतलब जो क्वेश्चन जो की डिमांड है ना रिडक्शनिज्म वाली, हम्म। वो बहुत लेट, मतलब आखिरी के पेज में वगैरह याद आ गया मेरे, यार क्वेश्चन कुछ अलग ही कर रहा हूँ मैं मतलब। राइट राइट, जो पता था वो लिख दिया तुमने। हाँ मतलब वो थियरी जैसे अपन मैं भी पढ़ते हैं ना, रटा हुआ है वो थोड़ा बहुत। रूपक बोलो, सॉरी। हाँ, मैं भी थोड़ा सा रैंडम ही बह गया। मैंने रियलिस्ट स्कूल को यूज किया कि उसके क्रिटिक में मैंने सोचा मार्क्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो एक लाइन में मैंने रियलिस्ट के को यूज करके इंटरनेशनल रियलिज्म के अनुसार से डिफाइन किया इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। फिर मार्क्सिस्ट स्कॉलर को बोला कि उसने आर्ग्यू किया कि ये स्टेट सेंट्रिक है जो रियलिस्ट ने डिफाइन किया है, और मार्क्स के थ्योरी से इंस्पायर होकर, विच इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इमानुअल वॉलरस्टीन ने वर्ल्ड ऑर्डर को इकोनॉमिक ऑर्डर बताया, जहां पे उसने कहा कि इकोनॉमिक ऑक्यूपाई द कोर स्ट्रक्चर और स्टेट पॉलिटी बाकी जो वो सुपर स्ट्रक्चर है। उसके बाद एजी फ्रैंक का डिपेंडेंसी थ्योरी का यूज किया, जो ये बताने के लिए कि कैसे पेरीफेरी और कोर में बटा हुआ है स्टेट। इसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया उसके थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हाँ इकोनॉमी का योगदान है, तो उसके अगेंस्ट वॉलरस्टीन को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी लिखा। ठीक है, लेकिन फिर मैं जब हो गया मार्क्स का, तो उसके बाद थॉमस फ्राइडमान को यूज किया, उसका मैकडोनाल्ड और गोल्डन आर्चेस थ्योरी को, कि ये इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट के रूप में इसने मार्क्सिस्ट को क्रिटिसाइज किया, बट ऐसा बात नहीं है। इकोनॉमिक एक एस्पेक्ट है जो पीस बढ़ा रहा है और इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने इंग्लिश स्कूल हेडली बुल को यूज किया, जो ये क्रिटिसाइज करता है कि मार्क्सिस्ट ने बहुत ज्यादा इकोनॉमी में फोकस कर दिया। उसने जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लॉ कन्वेंशन है उसको नेग्लेक्ट किया। उसने ये नेग्लेक्ट किया कि इंटरनेशनल सोसाइटी एज अ होल एक एनार्किकल सोसाइटी है। फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट को यूज किया, रिचार्ड एस्ले को, ये कंसीडर करने के लिए कि मार्क्सिस्ट का जो थ्योरी है वो जस्ट एक डिस्कोर्स है, एक ऑल्टरनेट व्यू है इंटरनेशनल रिलेशनशिप को देखने का, रेदर देन कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। उसके बाद केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट में नहीं, एक लाइन मैंने फेमिनिस्ट का अंजर टिकनर को जोड़ दिया कि ये मैस्कुलिनिस्ट टेंडेंसी पे क्रिटिसाइज की है। इसके बाद बोला हाउएवर मार्क्सिस्ट थिंकर वेयर आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय न्यू मार्क्सिस्ट एंड न्यू ग्रामसियन स्कॉलर, रॉबर्ट कॉक्स को वहां यूज किया, जिसने कहा कि केवल इकोनॉमी नहीं आइडियोलॉजिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हेजिमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। फिर डेरिडा का यूज किया कि एनी अंडरस्टैंडिंग कैन बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, however it is not true that Marxist view is a misunderstanding, but considering IR only in terms of economy, labeled it economic reductionist, this was just a discourse, and that was enriched later by Robert Cox and Andrew Link later by introducing concept like radical democracy to widening the understanding of IR. हो भाई गया कितने पेज लिखे हो? 2 पेज। भाई वो उसका टैलेंट है यार, वो 2 पेज में बहुत कुछ कंटेंट डाल सकता है। कॉपी देखो उसकी। अरे यार, इसके वजह से मेरा पूरा नहीं हुआ ना। रूपक अपलोड करा है क्या ब्रो? नहीं, अपलोड नहीं करा मैंने। आठों क्वेश्चन आज अटेम्प्ट किया था। मैंने विकास को शुरू में बोला था आज का मेरा पर्पस यही, चाहे कुछ भी हो जाए 8 छू लेंगे। और छू लिए। यार मतलब यही मुझे बेसिकली 8 ये में जानना है कि हुआ यार है आप आज। इतने सारे स्कॉलर्स हम इतना सब कुछ लिखते कैसे हो 2 पेज के अंदर? मैं डाल दूंगा, अब लास्ट में मैं डाल दूंगा। फिर मुझे पहले बोला जाता तो मैंने पूछा था विकास से, लेकिन अच्छा नहीं है क्वालिटी, आप देखेंगे तो तो कोई बोलेंगे। नहीं यार, ठीक है। सीखने के लिए कुछ नहीं है मतलब। यार नहीं, लेकिन सीखने एक के लिए चीज कुछ। विकास, मतलब तुम करेक्ट करना मुझे। हम्म मतलब इनके आंसर में आई थिंक थियरीज बहुत सारे हैं, क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा है, हम्म लेकिन जो मार्क्सिस्ट स्कूल के ऊपर जो फोकस करना था ना, हम्म। पता नहीं कहीं से थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है मेरे को। मतलब कैसे? जो पहला दो पैराग्राफ है ना, उसमें मैंने मार्क्सिस्ट ही लिखा है सिर्फ। पहला 3 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ। एक मतलब में मुझे मैंने वॉलर विकास वाला स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लग रहा है ऑनेस्टली। Yeah, what I was thinking is Rupak's answer, Marxist theory, I think he took it only as the primary Marx scholars, which we study in paper 1. But here we study about instrumentalists and critical school. That he concluded in the last paras that these are neo-Marxist scholars and they have given a critique of Marx itself. But what we think, what Vikas must also have written is Marxist approach in international relations is basically Robert Cox and critical thinkers.
like that. So which approach should we take? Should we consider neo-Marxists as basically part of Marxism, or should we write that in the critique phase of Marxism? आई थिंक इसमें क्रिटिक मतलब क्रिटिसिज्म वाला तो जो अपना नॉर्मल थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है ना, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी बताओ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, उसमें हम ये बेसिक अप्रोच फॉलो करते हैं कि पहले हम बता देते हैं, फिर हम एक क्रिटिसिज्म दे देते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो एक सीधा मतलब जीएस टाइप वाला क्वेश्चन है ना ये, कि क्या आप इस व्यू से सपोर्ट करते हो। तो मेरे ख्याल से जो क्रिटिसिज्म वाली अप्रोच है ना, वो थोड़ी रेलेवेंट नहीं है। आप जस्ट क्योंकि ये बोल रहे हैं आप सिर्फ रीजन दो इस चीज़ के, तो क्रिटिसिज्म वर्ड यूज मत करो, आप अपना जो पॉइंट है वो रख दो, लेकिन वो क्रिटिसिज्म वर्ड यूज मत करो, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा है, रीजन देने के लिए कह रहा है। बेसिकली जो रूपक का आंसर है ना, हम्म। दैट इज फॉर अ क्वेश्चन की एक्सप्लेन अबाउट मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड गिव इट क्रिटिसिज्म, उसके लिए रूपक का आंसर बेस्ट है। लेकिन विकास वाला आंसर इट इज दैट जो इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म का जो क्वेश्चन है ना, उस पे अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को पर्सनली। बाकी लोग बताओ, बरकश। यार देखो विकास का आंसर मतलब सबसे बड़ी अच्छा कुछ कह रहा है क्या? नहीं अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे विकास का आंसर है, विकास का आंसर स्ट्रक्चर वाइज बहुत सही है, लेकिन रूपक का आंसर भी इस पॉइंट से सही है कि वहाँ पे लिखा हुआ डू यू एग्री। तो वो मेरे हिसाब से दोनों उसको एस्पेक्ट को लेके चल रहा है कि एग्री में भी क्या है और एग्री नहीं कर रहे उसमें भी क्या है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रखा है, वो पता नहीं वो अपने डिस्क्रिप्शन में ठीक है, लेकिन रूपक का आंसर भी मेरे हिसाब से सही है, जो उसने स्कॉलर्स के व्यू डाल रखे हैं पूरा एलाबोरेट करने के लिए। थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले जाता है वो, बट मेरे हिसाब से मतलब सही होता है। हमारा ये कहना है कि अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अलावा अगर हम एक व्यू दे रहे हैं कि एक मैकडोनाल्डाइजेशन हो रहा है, एक व्यू, हाँ, हाँ। दूसरा व्यू कि एक इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं कि अनार्किकल सिस्टम भी है, एक है कि मस्कुलिन सिस्टम भी है, और एक है कि ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं जस्ट एक एस्पेक्ट है, और एक है कि हेजिमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, ये 5-6 मैंने इस पॉइंट पे रखा है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट नहीं है, क्योंकि मार्क्स खुद नहीं बोलेगा ना कि इट इज इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट। मार्क्स के एग्जैक्टली अनुसार तो यही इट इज साइंटिफिक थ्योरी है, तो इट इज समवन who is saying it is economic reductionist, who is saying it may be realist, it may be liberals, it may be social constructivist, it may be feminist, it may be postmodernist। तो सभी के एस्पेक्ट मैंने जोड़ने का कोशिश किया। पहले 2 पैराग्राफ में मैंने दिया है वो मार्क्स का जो बोला। और रही बात कि ये मैंने यूज सच में नहीं किया इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी, मैंने डिपेंडेंसी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बस ये 3 चीज का यूज किया है मार्क्स के थ्योरी को बताने के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने यही इंटरप्रेट किया कि इस थ्योरी को कोई बोल रहा है कि इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म अपने आप में एक क्रिटिकल वर्ड है, क्योंकि मार्क्स एज अ मार्क्स खुद नहीं बोलेगा ना कि मेरा थ्योरी तो रिडक्शनिस्ट है, रियलिस्ट खुद तो नहीं बोलेगा कि मेरा थ्योरी पावर रिडक्शनिस्ट है। एग्जैक्टली वहां पे मतलब जैसे लिखा हुआ है ना गिव रीजंस, तो मेरे हिसाब से रूपक का आंसर टू द पॉइंट है, मतलब इसमें थोड़ा सा उसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल रखे जो शायद नहीं डालने चाहिए थे, शायद लेकिन रूपक एक बार आप डाल देना, और आपकी एक बार आंसर डाल देना रूपक अपना। नहीं, विकास का वो एंड्रू लिंकलेटर का पॉइंट और ग्रामजी वाला हेजेमनी, ये पॉइंट ज्यादा अच्छे थे, कल्चरल वैल्यू को भी लेकर के। तो वो ज्यादा सबस्टेंशिएट कर रहे हैं कि वो सिर्फ मतलब इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट नहीं है और बाकी चीजों पे बात कर रहे हैं। अच्छा, बाकी मैंने डाला है ये वाला पॉइंट, न्यू मार्क्सिस्ट का रॉबर्ट हाँ कॉक्स वाला। भाई हाँ, मुझे चाहिए। वही डाउट था रूपक भाई, आपने ना जो ग्रामसियन है ना, ग्रामसियन एज अ क्रिटिक यूज किया है, ठीक है, तो मुझे हाँ, मैंने डाउट था क्या कि यूज किया है कि मार्क्सिस्ट के जो मार्क्सिस्ट ही स्कूल हाँ ऑफ थॉट है। आइडियोलॉजिकल, हाँ तो मुझे डाउट था कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ग्रामसियन अप्रोच था ना, उन्होंने एक्चुअल जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसे इम्प्रूव किया, क्योंकि हम ग्रामसियन अप्रोच को मार्क्सिस्ट से सेपरेट नहीं कर सकते ना। यार, इम्प्रूव किया ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, मतलब मैं बोलूंगा क्रिटिक से तो ज्यादा अच्छा वर्ड है। मैं ध्यान रखूंगा आगे से क्रिटिक की जगह इम्प्रूव और इनहांस्ड वर्ड यूज करूं। नहीं बस एक डाउट था, जेन्युइन, मतलब ऐसे नहीं डाउट था नहीं, ये बस। सही बात बताओ है एक्चुअली, यही सब बाकी सीखना अपन को, मतलब मैं आप तो सब लोग आंसर कंक्लूड राइटिंग कैसे किया कर रहे नहीं हैं ना इस कभी। क्वेश्चन को? मैंने कंक्लूड कैसे कर रहे हैं मैंने आप तो कंक्लूजन? टेरी वाला डाला है जो वो बोलता है कि इट विल ऑलवेज रिमेन रेलेवेंट, ह्यूमन वाला समथिंग था ना। कंक्लूजन मैं ज्यादा अच्छे लिखता नहीं हूँ यार, किसी और को प्लीज प्लीज चाहूंगा बता दो यार। Another conclusion that I have in mind is Marxists have given importance to ideology. Realists, they have completely denied ideology, Hans Morgenthau. Then Robert Cox comes and says that ideological factors are important, which are driving the economic factors. So we can say that Marxism also brought importance to
ideological factors which are actually different for different countries, and it is also not even the same. From there, even post-colonial scholars can also be linked. बट जहां तक मैं मार्क्स को जानता हूँ, मार्क्स बिलीव आइडियोलॉजी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और टू हाइड इट्स क्रूएल नेचर. आइडियोलॉजी इज समथिंग एज अ क्लैड दैट दे wear. They don't Yeah, believe in ideology word. Marx kept it only It to is it as is a later Gramscian. It is later yeah. Gramscian who believe some kind of these stuffs and जो किसी ने कहा कि enhanced और broaden किया इसके थ्योरी को. Correct. Marx only kept it as a critique, but Gramsci used it to counter hegemony also. So that only Robert Cox even brought it to international sphere. So अच्छा एक चीज बताओ भाई, इस क्वेश्चन में जो अगर पूछा है कि इकोनॉमी रिडक्शन है या नहीं, तो इज इट नॉट बेटर टू एंड विथ समथिंग ऑन दैट लाइन? हाँ मेरे ख्याल से उससे बेटर, मतलब बेटर रहेगा अगर उसी से एंड करे तो कॉन्टेक्स्ट में भी मुझे लगेगा। मुझे ऐसा लगता है विकास हम्म। कि ये पूछा है कि इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट है कि नहीं. मैं मानता हूं कि मतलब कि ये इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट स्टार्टिंग में था और नहीं है बाद में. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट से ही शुरू बाद में एंड कर देंगे तो क्या होगा ना कि हम बढ़े इकोनॉमिक. हम पहले एक्सप्लेन किए हाउ इट मार्क्स इज एक्सप्लेनिंग थ्योरी इन इकोनॉमिक टर्म. उसके बाद हमने बताया नहीं ऐसा ही बात नहीं है, बहुत सारे और भी रीजंस है. ये तो एक डिस्कोर्स है पोस्ट मॉडर्निस्ट के अनुसार से. फिर बाद में अगर हम इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट से ही बढ़ेंगे आगे कंक्लूड करेंगे तो वो एक एक अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा जो उसको लगेगा कि तो तुम माना क्या. लेकिन अगर हम एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। हाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा अगर हम एक फ्लो में बहे. क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया, मैंने नहीं बोला, कई स्कॉलर ने उसको इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट बोला. इनफैक्ट मैंने हेडली बुल का यूज किया जिसने कहा कि ये इकोनॉमिक टर्म में एक्सप्लेन कर रहा है जो कि इंटरनेशनल लॉज को वो नेग्लेक्ट कर रहा है, जो कि एक अनार्किकल सोसाइटी बना रहा है. मतलब चीजों को कोड पेरीफेरी सेमी पेरीफेरल नहीं, एक एनार्किकल सोसाइटी है. ठीक है, प्योर सोसाइटी नहीं है. तो उसमें बढ़ेंगे. लेकिन अगर आप फिर से एंड में वही बोल देंगे इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट वर्ड यूज करेंगे तो फिर एक तो ये क्रिटिक है, मतलब आप क्रिटिक पे ही बंद कर दिए आंसर. दूसरा कि फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगा आपके आंसर में. नहीं मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि लास्ट में ये कंक्लूड करेंगे कि ये इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म है, जस्ट ऐसा कि कुछ मतलब जिस कंक्लूजन से लगे कि भाई ये इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, मतलब नेसेसरीली हाँ लेकिन लेकिन ये बात आप बोल तो रहे हैं ना एंड्रयू लिंकलेटर का यूज करके कि इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट को आपने ब्रॉडेन कर दिया यूजिंग रॉबर्ट कॉक्स का आइडियोलॉजिकल थ्योरी और एंड्रयू लिंकलेटर का इमेंसिपेटरी थ्योरी. ठीक है, तो जब ये ब्रॉडेन हो गया तो अब तो ये मैंने लिखा रॉबर्ट कॉक्स एंड्रयू ने इसको आइडियोलॉजी वैल्यूज और रेडिकल डेमोक्रेसी से वाइडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईआर कर दिया रेदर देन एक अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो वाइडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईआर है ये एक टर्म है जो मैं इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट के अगेंस्ट यूज कर रहा हूँ. हाँ तो मेरे ख्याल से ये वाला कंक्लूजन भी ठीक है. रूपक जो आप बोल रहे हैं हाँ वही करना है, बट विल जस्ट टेक कि hence it will be wrong to say कि Marxist approach is reductionist, economic reductionist. On the other hand, it has widened the scope वगैरह जो आप बोल रहे हैं ना वही लिखना है उसमें हाँ, conclusion में. we do not have to say anything. We have to just put scholars' view, and if you are too many scholars' view to substantiate one aspect or one stand, justify that. If you have too many scholar to justify other aspect, justify this. मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा स्कॉलर थे कि मैं ये जस्टिफाई कर पाऊँ हाँ ये एक इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट था, तो इसीलिए मैंने वो स्टैंड लिया. ठीक है. मेरे ख्याल से देखो यार, वो पॉलिटिकल साइंस में बोलते नहीं है द ब्यूटी ऑफ द डिसिप्लिन इज इट्स टू डेमोक्रेटिक. ठीक है, एवरीवन हैज देयर ओन व्यूज, राइट. तो आपको जो सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो, कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना. विकास भाई, हाँ भाई, वो जो मैम का आंसर है उसे एक बार देख ले. मैम का आंसर है क्या इसमें? कौन सा वाला है भाई? पीडीएफ डाला है क्या अक्षय? नहीं डाला मैंने. अच्छा, अरे इतना टाइम ही कहाँ है, अपन डिस्कस करते में ही टाइम निकल जाता है. आधा घंटा हो गया. नहीं मतलब एक आइडिया मिल जाएगा ना कंक्लूड वगैरह कैसे करना है, एक मतलब फ्रेमवर्क बन जाएगा. आप हमने क्या लिखा और मैम ने क्या एक्सपेक्टेड बेसिकली. मैं बाद में डाल दूंगा पीडीएफ. अपन सब स्टैंड पढ़ देखो भाई आशुतोष यार, अगर आपको मतलब सिर्फ एक उसमें से व्यू ही लेना है ना तो आप तो बाद में भी ले सकते हो ना, अकेले मतलब बैठ के पढ़ लो उसको. ठीक है. अगर कोई डिबेट का स्कोप है तो वो अपन कर लेते हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि जो डिस्कशन पार्ट है वो ज्यादा मेमोरी में रहेगा, पढ़ेंगे वो मेमोरी में नहीं रहेगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ब्रिंग आउट द मेजर. डाल दूंगा बाद में पीडीएफ. ठीक है. हाँ तो बेसिकली मेजर डिफरेंस बताने हैं. मॉर्गेंथ्यू वाला क्लासिकल रियलिज्म और केनेथ वॉल्ट्स वाला न्यू रियलिज्म. स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो.
बताओ जल्दी, फिर समराइज कर दो विकास भाई अपना अपना आंसर। कोई और कर सकता है क्या फटाफट? I wrote this down. ठीक है, क्या बता गो दो। है वरुण बोलो। हाँ फटाफट बता दो। Realism is the oldest and the easiest way to understand. It is a practical approach of international relation. I mentioned Machiavelli as the father of realism. ओके Then next para, Machiavelli, his book, he mentioned that politics has no ethics, and he also proposed expansionist foreign policy. Then I mentioned Kautilya, Arthashastra as Mandal theory. Then I mentioned traditional approaches, like they mainly focused on history and legal approach. Then I came to the classical realists, like Morganti gave six principles. I mentioned those six principles, and based on those six principles, he classified states into three different categories as expansionist, revisionist, and status quoist. Then I mentioned the criticism of Morganti's theories as feminist criticized him, Anna criticized him for use of no ethics in राइट Marxism. And then Marx is also criticized as it as a like distraction for the establishment of capitalism. Then to this Kenneth Walsh gave a neorealism, like his theory is also called as offensive realism. His theory is more focused on security dilemma. I mentioned about him. Then I gave in conclusion, like Morgenthau gave limited desire of power, unlimited desire of power. Kenneth Walsh took calculated power, which is required for the national interest security. That's it. And both gave power and state-centric views to global politics. That's it. ठीक है। देखो यार, मैं आपके आंसर को कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने रियलिज्म का पूरा जो एवोल्यूशन था ना वो बता दिया। जैसे पहले आपने मैकियावेली से स्टार्ट किया, फिर आप क्लासिकल पे गए, आपने उसका क्रिटिसिज्म दिया, फिर आप न्यू पे आ गए। मुझे लगता है आपने थोड़ा सा जो एक फ्लो होता है ना, ओरिजिन, करंट और ऐसा वाला, आपने पूरा एक इवोल्यूशन दिखा दिया। मतलब मैंने इसको ऐसे अप्रोच किया था कि मैंने तो इंट्रोडक्शन में एक डाल दिया, वो मियर शाइमर का था कि रियलिज्म इज अ पार्सिमोनियस थ्योरी। ठीक है, मैं रियलिज्म क्वेश्चन में एक ये मैंने फिक्स कर रखा है, ये डाल देता हूँ। उसके बाद मैंने जस्ट मेंशन कर दिया कि रियलिज्म के काफ़ी ज़्यादा सब स्कूल्स हैं। फिर उसके बाद में जो इसमें मेन जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस करने लगा। पहले मैंने मॉर्गेंथ्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया कि उन्होंने फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म बोला जाता है। उनकी बुक थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, उसमें उन्होंने 6 प्रिंसिपल दे दिए। मैंने प्रिंसिपल लिस्ट नहीं किए, जस्ट मैंने मेंशन किया है कि उन्होंने 6 प्रिंसिपल दे दिए। फिर मैंने केनेथ वॉल्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये एक न्यू रियलिस्ट हैं, और उनकी बुक का नाम देके बता दिया कि ये एक डिफेंसिव रियलिज्म में इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। उसके बाद जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है कि क्या मेजर डिफरेंस है, सेकंड पेज से मैं उस पर आ गया। अब मैं दोनों को साथ साथ पैरेलल लेके चलने लग गया कि जैसे मॉर्गेंथ्यू ने तो विकास अभी तक एक ही पेज में हुआ है ना इतना सब कुछ? हाँ इतना एक पेज पे हुआ है। इंट्रो, सब स्कूल्स एंड देन दोनों का इंट्रोडक्शन दे दिया, दोनों स्कॉलर्स का। राइट, ठीक है, ओके। ठीक है, और मैंने किसी चीज़ पे एक्सपेंड नहीं किया, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो जो देते हैं मेंशन कर इंट्रोड्यूस करा दिया उनको। ठीक है, फिर सेकंड पेज से मैंने जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनको लिस्ट करना स्टार्ट किया, दोनों को पैरेलल लेके। जैसे मॉर्गेंथ्यू था, उन्होंने अपनी अप्रोच जो दी थी वो एक्टर लेवल पे दी थी, और केनेथ वॉल्ट ने स्ट्रक्चरल लेवल पे दी थी। मॉर्गेंथ्यू थोड़ा ऑफेंसिव था अप्रोच में, और वॉल्ट जो था वो थोड़ा डिफेंसिव था। एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे मॉर्गेंथ्यू ने बोला था कि पावर इज द एंड, पावर इज द मीन, और वॉल्ट्स ने ये बोला था कि पावर कैन ओनली बी द मीन्स, इट कैन नॉट बी एन एंड। फिर एक और फिर नेक्स्ट पेज पे एक और डिफरेंस था, वो ये दे दिया कि मॉर्गेंथ्यू ने बोला था कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंज आता है क्योंकि वो एक्टर लेवल है, लेकिन वॉल्ट्स ने बोला था कि स्ट्रक्चर कंस्ट्रेन करता है किसी भी एक्टर की फ्रीडम को। तो चाहे शायद उसमें एक वो भी था, एग्जाम्पल भी था कि चाहे नेहरू फॉरेन पॉलिसी बनाए चाहे गांधी बनाए, मतलब सेम रहने वाली है। तो यहाँ तक मेरे जो डिफरेंसेस थे वो मेरे खत्म हो गए, मुझे और कुछ याद आया नहीं। उसके बाद मैंने लिख दिया कि डिफरेंसेस तो हैं, मतलब एक पैरा में मैंने मेंशन कर दिया कि डिफरेंस तो हैं लेकिन कुछ कॉमन अजम्पशंस भी हैं। जैसे दोनों पावर का इंपॉर्टेंस जानते हैं, दोनों एनार्की में बिलीव करते हैं, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में फिर मैंने कंक्लूजन बना के लिख दिया कि दोनों ने स्टेट सेंट्रिक व्यू ही दिए हैं, और सिर्फ ये स्टेट सेंट्रिक व्यू के कारण ही जो रियलिस्ट स्कूल है वो एक हेजीमनिक और एक डोमिनेंट स्कूल बन गई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ऐसे मैंने कंक्लूड किया है। मेरा पूरे क्वेश्चन में सही ग्राउंड है, पूरे क्वेश्चन में सही ग्राउंड है। विकास तूने स्टार्ट किया उससे मियर शाइमर से स्टार्ट किया ना? हाँ, तो बस मेरा डाउट ये था कि जैसे हमें पूछा है ना क्लासिकल रियलिज्म और ये न्यू रियलिज्म में केनेथ वॉल्स के बारे में, और केनेथ वॉल्स जो है ऑब्वियसली वो था डिफेंसिव रियलिज्म वाला था। राइट, और मियर शाइमर ऑफेंसिव था। हाँ, और मियर शाइमर ऑफेंसिव था, तो उसको डालना सही रहेगा?
यार देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, जितना हो सके क्वेश्चन की डिमांड से स्टिक करो, लेकिन मेरे को याद ही नहीं आता। मैंने मेरे नोट्स में भी सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन में यही डाल रखा है कि रियलिज्म पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं मीर शैमर ने बोला था कि रियलिज्म इट इज अ पार्सिमोनियस थ्योरी टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये मैं कोई भी रियलिज्म का क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाता है। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा, अब नहीं कर सकते हो क्योंकि तो पता है फिर मैं तो लिख ही रीजन दिया। पता है रीजन मेरा ये था कि अगर आप बात करते हो उसकी ना मॉर्गन की बात करते हैं तो वो ऑफेंसिव रियलिज्म या डिफेंसिव के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली बात कर रहा है कि दुनिया में एक्टर्स, जैसे एक पॉइंट था वो कि वो ह्यूमन नेचर को लेके चलता है, और ये न्यूरलिस्ट बोलते हैं कि ये साइंटिफिक अप्रोच को नहीं लेके चल रहा, वो गलत है, साइंटिफिक अप्रोच इसके पास नहीं है। दूसरा उसका मतलब मैंने ये तेरे वाले पॉइंट मैंने डाले नहीं है, मेरा बहुत ही जनरल आंसर है, बट मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया है कि वो एम्पिरिकल डेटा को ज्यादा वो देते हैं, वैलिडिटी देते हैं। हमारे न्यूरलिस्ट साइंटिफिक उसको रीजनिंग को ज्यादा वैल्यू देते हैं। और उसके अलावा जो हमारा मतलब अगर ऑफेंसिव वे में अगर बोलना भी है आपको मॉर्गन को, तो एक बार ये बोल दो कि वो पावर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करता है, क्योंकि मॉर्गन वो मतलब क्लासिकल रियलिस्ट है, तो ऑब्वियसली उसका जो अप्रोच होगा वो ऑफेंसिव भी होगा, डिफेंसिव भी होगा। लेकिन अगर अगर हमें पूछा जाता, डायरेक्टली पूछा जाता न्यू रियलिस्ट में, अगर वो मियर शिमर दिया जाता, तब हम शायद उसको ऑफेंसिव वाले को अप्रोच कर सकते थे। राइट, क्योंकि अगर मियर शिमर और अगर हम उसको मॉर्गन के वो निकाले, डिफरेंसेस निकाले, तो हमें दो चार छोटे मोटे डिफरेंसेस ही मिलेंगे, यही वाले बिल्कुल कि साइंटिफिक नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन टू द पॉइंट जो है, कहीं ना कहीं मियर शिमर जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड मॉर्गन से है, लेकिन केनेथ वॉल्स उसको अच्छे से जो है क्रिटिसाइज करता है। राइट। तो मैं, काफी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप अवॉइड कर सकते हो, आपको कोई और याद आ रहा है तो वो तो वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट तो वही है। लेकिन अब जैसे मेरा जैसा केस है, मेरे को और कुछ याद ही नहीं आता रियलिज्म में, मेरा ऑटोमेटिकली मतलब वही लिखने में वही आता है रियलिज्म में, तो वो अब मैं क्या कर हाँ सकता हूँ। मतलब इसमें मतलब जो अभी अभी पहला आंसर था उसमें थोड़ा सा वो बताया था ना, शायद हॉब्स और उसके बारे में बताया था, हाँ हाँ, मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली, राइट। हाँ, तो एक बार को मतलब मेरे हिसाब से अगर उसको इंट्रोडक्शन में डाल दो कि जो इनका हमारा जो रियलिज्म है, मॉर्गन का रियलिज्म, कहीं ना कहीं इनसे इवॉल्व हो रखा है, एक बार को राइट मतलब राइट एक दो या तीन उसमें सेंटेंसेस में, बिल्कुल तो बिल्कुल, ज्यादा ज्यादा वो रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब से। आई एग्री आई एग्री। करेक्ट करेक्ट। तो आई हाँ थिंक रियलिस्ट का मतलब इंट्रो ओरिजिन से कर सकते हैं, मैकवेली वाला या किसी से भी, हाँ, हाँ हाँ वो या फिर थोड़ा जाने से। वो रेलेवेंट नहीं है ना, क्योंकि वो सीधा बोलता है कि स्टेट और एथिक्स को अलग अलग रखो, साथ में क्यों मिला रहे हो तुम लोग, मतलब। राइट राइट राइट। जैसे हाँ मैम मैम भी बोलती है ना, शुभ्रा मैम, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, तो जब आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, तो आपको राइट से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स नहीं, प्रॉपर राइट से। तो हाँ 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 एग्जैक्टली। हाँ, तो करेक्ट जितना करेक्ट। हो सके ना ओरिजिन्स में जाने की कोशिश करो। मेरे को लिखते हुए याद नहीं है, पर अभी याद आ रहा है। कोई नहीं, मेरे को याद आता तो मैं भी लिख देता ना। अच्छा नीलेश, तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या है हाँ यार, तुम बता दो एक बार। यार, मेरा स्ट्रक्चर कुछ नहीं, मैंने बस मतलब ट्राई किया था, मेरा आंसर मत खोलना प्लीज यार। मेरा बस ट्राई ये किया था कि मैंने क्लासिकल रियलिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपके मॉर्गन के टर्म्स में, कि वो बोलना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा बताया मैंने कि वो पावर वगैरह को लेके चलता है। उसके बाद में डिफरेंसेस में कूदा, क्योंकि बेसिकली हमें बोला था न्यू क्लासिकल रियलिज्म से नियो रियलिज्म को कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हम किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके अंदर सीधा कूद गया। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो है मॉर्गन को भी लिया और इसको भी लिया, उसका ह्यूमन नेचर, और ये बताया कि ये साइंटिफिक है। दूसरा मैंने इसको आगे इलेबोरेट कर दिया कि ये इंपेरिकल एविडेंस पे बेस्ड है, नियो रियलिस्ट। और आपका जो मॉर्गन है वो अगेन जो है ह्यूमन नेचर और एथिक्स को लेके, सॉरी एथिक्स बोल रहा हूँ, ह्यूमन नेचर को लेके चल रहा है कि पावर एंड्स है, पावर मीन्स है। और आखिरी में मैंने एक दो पॉइंट डाल रखे, मुझे पता नहीं क्या डाले मैंने आखिरी में। मैं तो मेरा स्ट्रक्चर मतलब अच्छा एक बेसिकली सेकंड। अभी मतलब बेसिकली अभी जो मुझे ध्यान आ रहा है, स्ट्रक्चर यही होना चाहिए था। इनिशियली आप पहले मतलब इवोल्यूशन से आओ हल्का सा, उसके बाद आप सीधा जो है उसपे केनेथ वॉल्स पे, सॉरी क्या नाम है उसका, मॉर्गन पे आ जाओ, उसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद आप डिफरेंसेस में आओ, जहाँ पे आप दोनों को मतलब डिफरेंशिएट करो, क्योंकि आपके पास एक बेस बन चुका है कि आप डिफरेंशिएट किससे करने वाले हो। एक बार आपके डिफरेंसेस हो गए, आखिरी में अगर आपको लगता है कि तो एक बार मियर शिमर का पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो आखिरी में, लेकिन मेरे हिसाब से वो टू द पॉइंट हो तो ज्यादा अच्छा है। इनिशियली में डालना आई थिंक वो ज्यादा वाइज नहीं रहेगा मेरे हिसाब चलो से। एक काम करते हैं, एक बार सारे के सारे जो डिफरेंसेस है ना, लेट्स जस्ट हाँ रिवाइज इट वंस। क्या क्या है मॉर्गन हाँ में, और ये कौन है, केनेथ वॉल्ट्ज का, बोल दो सारे फटाफट। पहला तो यही हो गया आपका ह्यूमन नेचर और उसका साइंटिफिक हो गया। दूसरा ठीक है आपका हो हाँ। गया पावर, पावर एंड्स और मीन्स है, और वो दूसरा वाला बोलता है कि भैया पावर जो है एंड नहीं हो सकता, सॉरी मीन्स नहीं हो सकते हमेशा के लिए। तो तीसरी फिर बात ये हमेशा हमेशा लेके चलता है कि स्टेट्स जो है एनार्कियल है और हमेशा दे विल सॉर्ट फॉर वॉर। लेकिन ये केनेथ वॉल्स बोलता है कि हमेशा वॉर नहीं होती है, जो आप मतलब आप जो अपनी वो बढ़ाते हो, मतलब सिक्योरिटी डायलेमा है, तो आप जो अपना मतलब वो बढ़ा रहे हो, मतलब अपनी पावर बढ़ा रहे हो, वो आप सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो, पावर मैक्सिमाइजेशन नहीं कर रहे हो। तीन पॉइंट तो मुझे याद आ रहे हैं टू द पॉइंट, बाकी विकास बताना आगे। एक पॉइंट और है मेरे पास एक्स्ट्रा, मॉर्गेंथ्यू ने भी ये बोला था कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज, मतलब चेंज रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसने एक्टर लेवल पे बनाया था, कल को कोई दूसरा पीएम हाँ बन गया तो वो दूसरे तरीके से फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। ठीक है, तो हाँ इसके उसमें वॉल्ट्स ने बोला था
कि क्योंकि वॉल्ट्स ने स्ट्रक्चर लेवल एनालिसिस किया था, तो वो जैसे मॉर्गेंथ्यू तो एक पीएम पकड़ता है, जैसे मोदी हैं या फिर जो भी कोई अगला आएगा, ठीक है, और ये वॉल्ट्स ऐसे करता है कि जैसे पीएम का जो ऑफिस है उसको पकड़ता है। तो इसने बोला कि जो क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी एक्टर को कहीं ना कहीं कंस्ट्रेन करता है, इतना फ्री हैंड नहीं है उसके पास कि वो बिल्कुल पॉलिसी बदल देगा, तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूटी भी शो करती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था मेरे साइड से। मतलब वही मैंने मतलब एम्पिरिकल डेटा जो लिखा था मेरा, मतलब वही था, मतलब मेरे हिसाब से वो। और किसी के पास कोई पॉइंट हो तो बता दो। एक दो पॉइंट आ रहे हैं मुझे, 6 या 7 पॉइंट मुझे ज्यादा याद है। हमने 4 बोले, अभी 2 और बचे हैं, 2 या 3 और। केनीथ वॉल्ट्स को देतांत पीरियड से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि जो वॉर होता है वो मोर्गेंथ्यू क्लासिकल रियलिज्म से रिलेट होता है, लेकिन जो देतांत पीरियड है जहाँ वॉर थोड़ी देर के लिए पीस प्रिवेल किया था, तो उसको उसमें लिखते लिख सकते हैं। मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर वर्क भी लिख सकते हैं ना, किसका टाइम क्या था और किसका टाइम क्या था। अभी 2 पॉइंट आ रहे हैं, 1 या 2 पॉइंट आ रहे हैं। गौरव बोल रहे आप? कॉन्टेक्स्ट मतलब मॉर्गेंथ्यू का वर्क का कॉन्टेक्स्ट था कि फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को वार्न करना। वो आइडियलिस्ट अपने ओरिएंटेड हो रहे थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो और उसका क्या बोलते हैं, कीनेथ वॉल्ट्स का था कि उनका कॉन्टेक्स्ट था कि डिटेंटिव फेस में रियलिज्म को टाइमलेस विजडम प्रूव करना है, एज अ साइंटिफिक टाइमलेस विजडम प्रूव करना। तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। ये अच्छा पॉइंट है। डिटेंटिव पीरियड कब था रफली, मतलब ईयर उसका क्या नाम था? 1949 में मॉर्गेंथ्यू था। 40 था उसकी बुक है, केनेथ वॉल्ट्स का 79 समथिंग, जब डिटेंटिव फेस एंड हुआ था। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें शायद, ये केनेथ वॉल्ट्स टॉप डाउन अप्रोच अपनाता है और मॉर्गेंथ्यू बॉटम अप अपनाता है। ओके, बोल सकते हैं। एंड जो एक और है, मतलब यूनिट लेवल एंड सिस्टम लेवल, ये कीवर्ड्स है मतलब। Actually, can you explain about that point of top down? अरे टॉप डाउन मतलब वही केनेथ वॉल्ट्स सीज फ्रॉम द टॉप, मतलब सिस्टम से देख रहा है ना, ऊपर से। वेयर मॉर्गेंथ्यू जो है यूनिट लेवल देखता है, मतलब कि एक ह्यूमन का नेचर कैसा है, फिर ऊपर जाता है, जस्ट लाइक लिबरल पर्सपेक्टिव नो। Same as actors structure. कि राइट। इसको टॉप डाउन बॉटम अप बोलने के बजाय मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्योंकि मॉर्गेंथ्यू जो था वो ह्यूमन नेचर पे बेस्ड बनाया था थ्योरी, और वो बिलीव करता था कि ह्यूमन नेचर सेल्फ सेंटर्ड पावर सीकिंग है, तो इंटरनेशनल रिलेशन वही बनाते हैं, तो स्टेट विल गो फॉर पावर मैक्सिमाइजेशन। लेकिन न्यू रियलिस्ट में क्या था कि इन एब्सेंस ऑफ एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो उसके एब्सेंस में स्ट्रक्चर ही एनार्किकल है। तो इसमें टॉप डाउन और बॉटम अप बोल एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है कि एक ऊपर से टच करने का अप्रोच, मतलब टॉप डाउन तो नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, टॉप डाउन को जब वो डाल दो, स्ट्रक्चरल और एक्टर लेवल वैसा वाला डाल दो। स्ट्रक्चरल और एक्टर लेवल डाला है, मतलब टॉप डाउन और बॉटम अप सुना नहीं मैंने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कभी। ठीक है। वो गाने चल रहे हैं किसी। चलो ठीक है। और कोई पॉइंट से बराबर बोल दो। कंक्लूजन, आई थिंक तुम्हारा वाला सही लगा मेरे को। मैंने भी सिमिलर लाइंस पे करा है कि मतलब बोथ मॉर्गेंथ्यू एंड वॉल्ट्स अराइव एट सिमिलर कंक्लूजन, थोड़े बहुत ऐसे, वेयर मेथोडोलॉजी थोड़ी बहुत अलग है। एंड दोनों ने मतलब जो ये रियलिज्म का फील्ड है उसको इम्प्रूव करा, एंड रियलिज्म स्टिल रिमेन्स अ हेजेमोनिक आइडिया, ऐसा कुछ। और कोई हो तो बता दो बाकी लोग। कुछ ऑल्टरनेट हो के यार वो एक वो टॉप डाउन और उसमें क्या बताया था कि मैं बताना फिर से, टॉप डाउन और वो बॉटम अप वाला। अरे टॉप डाउन मतलब क्या है कि ऊपर से देख रहे हो तुम एक इंडिविजुअल के नहीं, मैं वही क्लियर कर रहा था। टॉप डाउन वाला जो है हमारा ये था कि बिल्कुल यूनिट लेवल पे इंडिविजुअल है और सबसे ऊपर लेवल में स्टेट है। तो आपका जो वो था, क्या नाम है आपका, ये मॉर्गेंथ्यू, वो ह्यूमन नेचर को अगर देख रहा था तो वो जो है ये बॉटम अप्रोच देख रहा था कि एक एट द लेवल ऑफ ह्यूमन स्टेट कैसे बिहेव करेगा। लेकिन आपको केनेथ वॉल्ट्स था वो स्ट्रक्चर लेवल पे देख रहा था, एक स्टेट के लेवल पे देख रहा था, तो उसका टॉप डाउन आएगा। मैं वही कंफ्यूज हो रहा था कि उल्टा बोला है शायद हमने। सही तो है। अच्छा ये बोलता, सॉरी। कोई नहीं। कंक्लूजन है क्या किसी के पास ऑल्टरनेटिव कुछ? नियो क्लासिकल रियलिज्म से मैंने कंक्लूड किया है, मतलब वो दोनों को कंबाइन कर देता है ना, स्ट्रक्चर लेवल और यूनिट लेवल एनालिसिस को। ठीक है, मेरे ख्याल से इसे भी कर सकते हैं। फरीद ज़कारिया ना? हाँ, फरीद ज़कारिया। ठीक है, आपने कंक्लूजन पढ़ के बता दो एक बार गौरव भाई। बस मैंने ये किया कि लेटर न्यू अप्रोच emerged under फरीद ज़कारिया
that is neoclassical realism, which bridge the gap between these two schools of by considering the both unit and structure level analysis. नाइस, ठीक है, ये अच्छा है मेरे ख्याल से, बेटर लग रहा है एक्चुअली। हाँ हाँ। ये फिर नेक्स्ट पे चलें। हाँ चलो, मॉर्टन कैपलन की, हाँ किसी के पास है कुछ कहने के लिए? और ठीक है, चलो यार। मॉर्टन कैपलन की जो सिस्टम थ्योरी है, इट्स कॉन्ट्ररी टू द फंडामेंटल प्रिसेप्ट्स ऑफ सिस्टम्स अप्रोच। इसमें मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा स्कोप है डिबेट का, क्योंकि ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी भी सीधी थी। मैंने इसको ऐसे किया कि पहले मॉर्टन कैपलन को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, कि उन्होंने सिस्टम थ्योरी दी थी ईस्टर्न और उनसे इंस्पायर होके। फिर सेकंड में दे दिया कि उनका जो एम था वो था कि एक ऐसी यूनिवर्सल थ्योरी दूं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको एक्सप्लेन कर दे, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप। 10 मॉडल दिए थे उन्होंने, मैंने एक दो के नाम मेंशन किए हैं बस, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसका हल्का सा रेलेवेंस दे दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट थी वेस्टफेलियन वर्ल्ड में भी, कोल्ड वॉर के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा सही मॉडल थे मतलब उनके। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है नेक्स्ट पेज से, कि काफ़ी लोग मतलब काफ़ी जो स्कॉलर्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल परसेप्ट्स ऑफ सिस्टम्स अप्रोच, जैसे स्टैनली हॉफमैन ने भी बोला था और लाइबर ने भी बोला, जो इसके दो क्रिटिसिज्म है मेन, मतलब उनको मैंने मेंशन कर दिया। क्या बोला था? अरे स्टैनली हॉफमैन ने तो एक तो ये बोला था कि इट्स अ ह्यूज मिसस्टेप वाली चीज़, ठीक है। हाँ। एक उन्होंने ये बोला था इट इज़ अगेंस्ट द, इट डज नॉट कन्फर्म टू द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम थ्योरी, ऐसे करके बोला था उन्होंने। ठीक है। और लाइबर ने बोला था कि ये डोमेस्टिक वेरिएबल को वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो और वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम थ्योरी का पार्ट था, डोमेस्टिक वेरिएबल वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक ही थोड़ा सा स्टैंड ये ले लिया कि एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ, however it can even, हाँ, तो मैंने ये स्टैंड ले लिया कि अगर ये किसी कारण से इग्नोर करता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इररेलेवेंट है, ठीक है। ये पास्ट में भी काफ़ी यूजफुल था, और एक शायद कौशिक ने अपने किसी आंसर में डाला था कि इंडिया भी अब जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं इसकी थ्योरी से। और लास्ट में रूपक ने एक आंसर में जो बोल्डिंग वाला कंक्लूजन दिया था कि इट इज सिग्निफिकेंट इन द ट्रेल इट ब्रेक्स एंड नॉट द गोल इट अचीव्स, उससे मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। हो गया। मैंने, हेलो, हाँ हाँ मैंने भी पहले पेज में सिस्टम अप्रोच को एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जैसे कि जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया थ्योरीज को और वॉर हो गया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में डेविड ईस्टन का जो बिहेवियरलिस्ट मूवमेंट आया था तो उससे इंस्पायर होकर के सिस्टम थ्योरी को मॉर्टन कापलान ने वर्ल्ड में लगाया और उसके कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि उसने कैसे हेल्प किया एक्टर के बिहेवियर को समझने में, एनालाइज करने में, उसके डिस्ट्रीब्यूटिव रेगुलेटिव प्रोसेस और कॉन्सिक्वेंसेस को। उसके बाद लिखा मैंने कि क्या क्या वेरिएबल्स था, मतलब 2 लाइन में जस्ट वेरिएबल्स और उसके 10 सिस्टम्स उसने दिए थे, लाइक यूनिपोलर, बाइपोलर, एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरे पार्ट में आ गया कि ये प्रिसेप्ट वाला पार्ट, तो मैंने लिखा लाइबर का यूज किया और लिखा कि ये फेल्ड, हाउ इट फेल्ड टू फुलफिल इट प्रिसेप्ट, लाइक इट थ्योरी एक्सप्लेन नथिंग मोर देन जस्ट डेफिनेशन। दूसरा, देयर इज नो वे टू वेरीफाई थ्योरी एम्पिरिकली। तीसरा, इट डिड नॉट इंक्लूड वेरिएबल लाइक आइडियोलॉजिकल वेरिएबल, डोमेस्टिक वेरिएबल। चौथा, it does not say how one form of world order give rise to another world, like how bipolar go to multipolar. So all these say that Kaplan could not fulfill the fundamental precept which was aimed to establish scientific theory based on cause and effect relation and correlation among various variable. But Kaplan theory could not explain all this. However, this view was countered by Boulding, who said the importance of system theory lies for the trail it break rather than the goal it achieve, as this theory is in its initial development stage, and in that stage loopholes are genuine to occur. लास्ट में कंक्लूड मैंने बर्टन के थ्योरी से कर दिया। जॉर्ज बर्टन, जो कोवेव के लिए जाना जाता है, उसने कहा आईआर is too complex and dynamic. Capturing it in one theory is almost impossible. So system theory should be used to understand the complexity of world relations. मतलब इसको अप्रिशिएट करने के लिए इसको यूज करना ज्यादा अच्छा है, रेदर देन कि आप इससे सब कुछ डिमांड करो। राइट, कंक्लूजन ठीक था यार जॉन बर्टन वाला, कि आप पूरे को एक से नहीं बता सकते, मतलब कोई एक थ्योरी से एक्सपेक्ट करना भी गलत है कि आप कोई एक थ्योरी आपको बता देगी पूरा, लेकिन इसने काफ़ी सही किया है, मतलब ठीक है। और किसी कुछ ऐड करना है क्या इसमें? कंटेंट लिमिटेड सा ही है इसको।
ये बोल देंगे बाकी लोग भी। शिवानी ने भी तो लिखा था ना आज। शिवानी, साक्षी ने नहीं लिखा था क्या? लिखा था मैंने, मेरा ये वाला क्वेश्चन का कंटेंट आई गया सबसे बेकार यही क्वेश्चन गया मेरा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था इस पे। मैंने तो इसके 10 के 10 मॉडल्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए। तो बाकी यही कंटेंट जो आप लोग बोल रहे हो, बस यही आपने मतलब सब्सटेंशिएट कर दिया है स्टैनली हॉफमैन लाइबर वगैरह देख के। मेरे दिमाग में पॉइंट थे, मैंने जेनरिक से अपनी ही लेमन लैंग्वेज में लिख दिया, लिखा यही कुछ है। ठीक है, तो कुछ एडिशन हो सकता है, कुछ इसमें कोई पॉइंट्स वगैरह? मेरी तरफ से नहीं। ठीक है। अक्षी, राहुल, मेरा भी सेम है। मुझे एग्जैक्टली थ्योरी याद नहीं आ रही थी लिखते समय जल्दी जल्दी, तो मैंने उतने अच्छे से लिखा नहीं है। चलो, बट बेसिक थ्योरी मेंशन की है मैंने, बहुत ज़्यादा एनालाइज भी नहीं किया है उसको। सो तो और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? अरुण, आशुतोष, गौरव, कोमल, नीलेश, रूपक? नहीं तो फिर चले आगे। हाँ हाँ भाई। ठीक है। फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज बायस्ड। मैंने इसमें लास्ट टाइम भी लिखा था, वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप ही हो गया मेरा, मतलब आंसर अच्छा नहीं था, तो इस बार कोई और स्टार्ट करो। निदेश, go ahead। मैं करूँ? हाँ, चलो मैं ही करता हूँ, ठीक है। एक मिनट को आपसे खोलने दो, मेरे को आंसर क्या था। मैं खोलूं क्या? नहीं मैं खोल रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ ना। ठीक है। ठीक है ना, हाँ। सो मैंने बेसिकली मतलब स्टार्ट जो किया था, मैंने पहले फेमिनिस्ट अप्रोच को मतलब वो कर दिया ना, डिस्क्राइब कर दिया था कि फेमिनिस्ट अप्रोच है क्या इंटरनेशनल रिलेशन लेके, और वो चाह क्या रहे हैं, मतलब उनकी मतलब उनके बेसिकली वो क्या है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो। एक मिनट, हाँ। उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब दो तीन ये स्कॉलर्स पकड़ लिए थे, जो सिंथिया एनलो है और एन जे थिकनर। उनका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ये इंटरनेशनल रिलेशन में जो वुमेन है उनका रोल काफी वो है, डोमिनेंट है, वो कहीं भी मतलब है नहीं। बाकी उसके अलावा जो है वो मस्कुलिनिस्ट सोसाइटी, मस्कुलिनिस्ट स्टेट के प्रोटेक्शन में मतलब एक्ट कर रहे हैं। बाकी मैं थोड़ा सा जेनरिक सा थोड़ा सा मैंने वो पॉइंट ऐड कर दिया था कि कि जो पॉलिटिक्स है वो मेल डोमिनेटेड है, उसकी जो पावर पॉलिटिक्स है। फिर फाइनली उसके अंदर जो उसका आया था, क्या बोलते हैं, बायसनेस आया था। उससे पहले मैंने एक स्टाइन करके एक स्कॉलर थी, उसका आर्ग्यूमेंट डाला था कि जो स्टेट है उनका ये बोलना है कि जो स्टेट है वो अपना प्रोटेक्शन वाला काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में और एम्बेरसमेंट में अपने अंडर जो लोग हैं उनसे प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़ा दे रहा है, मतलब उनकी तरफ से हरास कर रहा है। तो बेसिकली मतलब फेमिनिस्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, पहला ये था कि वो कंप्लीटली जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट को कि वो अकेले सब्जेक्ट नहीं है स्टेट की, उनके अलावा सबऑर्डिनेट क्लास भी है जो स्टेट की सब्जेक्ट भी है। तो वो ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें जो है एकदम अलग से करा गया है और मैस्कुलिन सोसाइटी जो हमें डोमिनेट कर रही है। दूसरा ये था बायसनेस का पॉइंट कि जो वर्ल्ड है बहुत ही इंटरडिपेंडेंट है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देयर इज अ नीड टू इनकलकेट व्यूज ऑफ, अच्छा ये सेम ही डाल दिया मैंने। एक सेकंड, बहुत गप मार रखी मैंने यार। हाँ, बाकी मैंने एक लिबरल का वो डाल रखा था, क्रिटिसिज्म डाल रखा था कि वो स्टेट को एक मतलब कहीं ना कहीं वो रिलीज को क्रिटिसाइज करते हुए बोल देते हैं कि स्टेट जो है पावर प्ले का वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, पावर डोमिनेशन का रोल प्ले करता है। उसके बेस में वो लिबरल ये बोलते हैं कि ये जो इंटरडिपेंडेंसी है उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाकी फाइनली मैंने हिलेरी डॉक्ट्रिन और न्यूजीलैंड और जर्मनी का एग्जाम्पल दे रखा है, जहाँ पे अभी भी मतलब कि एक तरह से बता रखा है कि जो फीमेल्स है वहाँ की वो है फीमेल्स हैं, तो डायरेक्टली ये नहीं बोला जाता कि फीमेल्स का कोई रोल ही नहीं है उसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आप इसको थोड़ा ढंग से बता दो, मेरा ज्यादा अच्छा आंसर है नहीं मेरे हिसाब से, मैंने बस स्टार्ट करने के लिए बता दिया। नहीं, मेरा भी ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरे कंडीशन अक्षय बताएगा शायद। मतलब मैं एड ऑन के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा हाँ आंसर हाँ। मेरे हिसाब से बहुत जेनरिक आंसर है, बहुत जेनरिक आंसर है मेरा। मैं क्या लिखा हूँ वो बताता हूँ, मेरा भी अच्छा नहीं है वैसे, बहुत हाँ, कम लिखा है। कि कोट से शुरू कर दिया, वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, वन बिकम वुमेन, सिमोन डी ब्यूवो। उसके बाद लिखा, फेमिनिज्म इज अ रेडिकल नोशन दैट बिलीव दैट वुमेन आर ह्यूमन बीइंग, दे डेवलप्ड देयर थ्योरी इन रिस्पॉन्स टू मेनस्ट्रीम थ्योरी लाइक रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, एंड दे कंसीडर ऑल दिस थ्योरी एज अ मेल स्ट्रीम थ्योरी। तो उसके बाद मैंने एनजे टिकरर जो फेमिनिस्ट जो डिस्क्राइब की है उसका प्रॉपर्टी लिख दिया है 6, जैसे कि ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी रहता देन स्टेट सेंट्रिक होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी में जो इथिक्स है उसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करना चाहिए, उसके बाद जो वुमेन है उसका पार्टिसिपेशन पेरीफेरी से सेंट्रल आना चाहिए, और वो बिलीव करती है कि एग्जिस्टिंग जो पावर स्ट्रक्चर और रिलेशन है वो हायरार्किकल और पैट्रियार्कल है,
और रियलिज्म और लिबरलिज्म कंडक्ट ऑफ इंटरस्टेट रिलेशन जो है वो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ये प्रॉब्लम लिख दिया एक वर्ड। फिर मेक ऑल द पॉलिटिकल बॉडी जेंडर इंक्लूसिव, मतलब ये डिमांड है फेमिनिस्ट का। फिर मैंने लिखा कि द ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया डिफाइन फेमिनिज्म एज अ थ्योरी ऑफ इंक्लूसिविटी। So feminism is a normative theory that aims to bring inclusiveness, peace, human security, and ethics as a central state in the study of IR. So it will not be correct to consider it biased. Rather, in comparison to feminism, realist theory are biased, state-centric, power monism. बायस वर्ड को कैसे करा है प्रेजेंट, मतलब क्वेश्चन तो उसके अराउंड घूमना चाहिए ना सर। हम मैंने बोला कि ये जो थ्योरी है ये बायस नहीं है, ये नॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया का डेफिनेशन यूज किया कि ये इंक्लूसिवनेस को प्रेजेंट करता है। तो मैंने बोला कि ये एक नॉर्मेटिव थ्योरी है जिसका पर्पस है इंक्लूसिवनेस, पीस, ह्यूमन सिक्योरिटी और एथिक्स को सेंट्रल स्टेज में लाना, कोर कॉन्सेप्ट बनाना। बल्कि इसके कंसर्न में अगर हम बाकी थ्योरी देखें, जहाँ पे मैंने एक का नाम लिया है रियलिज्म को, तो वो है बायस, क्योंकि वो केवल स्टेट सेंट्रिक और पावर मोनिज्म की बात करता है। यार बायस तो मेरे हिसाब से, अच्छा बोलो। नहीं तुम बोलो, मैं उसका बोलूंगा। मैंने भी इश्यूज में यही बताया जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या बोला है, मैस्कुलिनिस्ट बोला है या कुछ बायस ने, मैंने बस यही बताया है कि रियलिज्म और लिबरलिज्म को लेके कि रियलिज्म ने की क्या प्रॉपर्टीज हैं और अगेन उसका क्रिटिसिज्म ग्राउंड। बट द थिंग इज बायस वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम पार्शियल होते हैं। तो किसी भी थ्योरी में स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रहे कि ऐसे स्पेसिफिक लाइन लिखी है कि मेन जो है वही पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे, राइट, या जो मेन है वही स्टेट एक्टर हो सकते हैं, वुमेन को हम लेंगे नहीं, कुछ ऐसी वर्डिंग नहीं यूज होती। वो सभी इंक्लूसिव ह्यूमन मैनकाइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो अपनी मतलब पूरी थ्योरी में, अपनी पूरी अप्रोच में वो स्टेट को लेके चलते हैं और डोमेस्टिक एक्टर्स को लेके चलते हैं, एज सच मैन या वुमेन को नहीं लेके चलते। तो फेमिनिस्ट तो इंक्लूसिव हैं, उनको इंटरनेशनली अपनी से रखनी है, तो ठीक है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग से रखा है कि अगर मॉर्गन था वो दे सकता है तो हम भी अपना आवाज रख सकते हैं। बट ऐसा अगर बायस को अपने सब्सटेंशिएट करना है तो मेरे ख्याल से तो ऐसे जाएगा कि मेन के लिए भी कुछ वहाँ पे स्पेसिफिक लिखा नहीं है कि उनको फायदा है या कुछ भी। नहीं वो मेन की बात नहीं कर रहे, वो मतलब जेंडर की बात नहीं कर रहे, लेकिन फेमिनिस्ट जब भी बात करते हैं वो बेसिकली अब उनका एक एजेंडा होता है कि वाई आर वुमेन एज अ जेंडर नॉट इन्वॉल्व इन एनी स्फीयर, चाहे वो सोशल स्फीयर में हो या जेंडर या फिर आपके पॉलिटिकल स्फीयर में हो। अब हम इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह बात कर रहे हैं तो जनरली मतलब ये स्कॉलर्स के कोर्स, जैसे एक कोलंताई करके थी, उसका ये बोलना था कि जैसे ये एक्चुअली बॉल्शेविक रेवोल्यूशन के टाइम की बात है, थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन आज के डेट में काफी रेलेवेंट है ये कोलंताई का। उसने कहा था कि जो स्टेट है, जो मतलब वो था बॉल्शेविक स्टेट था, उसका बोलना था जो मैन है उनको आगे आना चाहिए, लेकिन जो वुमेन है उनको घर में केयर टेकर। अक्षय कुछ बोल रहे हो? माइक एको कह रहा हूँ बाकी लोग माइक म्यूट कर रहे हैं, माइक एको कर रहा है। शिवानी का माइक है अच्छा बंद हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोलंताई का ये था, वो काफी पुरानी मतलब स्कॉलर है, वो बॉल्शेविक रेवोल्यूशन के टाइम की है। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर रखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली रेडिकल फेमिनिस्ट इसका बोलना ये था कि एक तरफ स्टेट है जो बोलता है कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए रेवोल्यूशन में, एट द सेम टाइम स्टेट ये बोलता है कि जो वुमेन उनका बेसिक काम है केयर टेकर्स का, होम मेकर्स का, और मतलब बच्चों का ध्यान रखने का। शी इवन वेंट टू द, छोड़ो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो मतलब ये दो पॉइंट्स हैं। तो उसमें मतलब रेडिकली जो फेमिनिस्ट होते हैं वो ये बताते हैं कि जो फीमेल जेंडर है उसका कहीं भी रोल इतना प्रोमिनेंट नहीं रहा है, वो कभी भी दूसरे जेंडर्स की बात नहीं करते हैं। सेकेंडली मैंने जो एक पॉइंट लिखा है सबऑर्डिनेट ग्रुप्स का, यार अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में बोले तो सिर्फ वो नहीं है ना सब्जेक्ट उसके स्टेट के, सबऑर्डिनेट ग्रुप्स भी हैं, जो दूसरी क्लासेस भी है वो भी हैं। अगर वेस्ट में देखें, अगर हम ईस्टर्न सोसाइटीज में देखें, एशियन में देखें, तो ये हमारे यहाँ कास्ट अलग अलग है, वो भी इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन फेमिनिस्ट एक बात में एक ही पॉइंट लेके बैठते हैं कि एज अ जेंडर वी हैव बीन सब्जुगेटेड ओवर टाइम। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी मतलब बोला है, पीटरसन करके वो थी स्कॉलर थी, पता नहीं अब कहाँ से याद आ रही है मेरे को। हाँ, तो उसने ये बोला था कि जो स्टेट का जो रोल होता है हमें सब्जुगेट करने में, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा रोल है सब्जुगेट होने में। तो बेसिकली उनका पूरा बायसनेस का पूरा पॉइंट ये है कि फीमेल्स हैव बीन सब्जुगेटेड बाय द स्टेट बिकॉज स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेल डोमिनेशन। आप पावर की बात करोगे तो आप पावर के लिए हमेशा मस्कुलिन को ही यूज करते हो, आप कभी भी ये नहीं बोलते वुमेन पावर। वो अभी सोशली हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोग इतने एम्पावर्ड है, हम इतने एजुकेटेड, अच्छी बात है। लेकिन जब भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन में अगर फेमिनिस्ट की बात हो रही है, फेमिनिज्म की बात हो रही है, तो ज्यादातर रेडिकल फेमिनिस्ट की ही बात होती है। कोई भी आपका जो वो है कंजर्वेटिव फेमिनिस्ट है, या आपके जो वो है आपके
तीसरा जो भी होता है, मुझे नाम याद नहीं है, लिबरल फेमिनिस्ट, हाँ, वो स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं करते, वो बोलते हैं कि स्टेट में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिवली होना चाहिए। लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशन में बोलते हैं तो मैक्सिमम सारे रेडिकल फेमिनिस्ट ही होते हैं। मेरा खत्म हो गया, किसी को कुछ बोलना है बोल लो। बाकी किसी ने बायस दिखाया है क्या? और कोई बायसनेस है? मतलब मेनली इसी नोट पे आंसर ज्यादातर लोगों ने लिखा है कि हाँ बायस है तो है। मतलब रूपक ने जो लिखा है वो इंक्लूसिव और डेकोरेटिव टर्म्स में लिखा है, अच्छी लैंग्वेज यूज करके लिखा है। जो लिखा है ना वो मैम का लिखा हुआ, इन्होंने मैम ने लिखा है। लिखा है। हाँ I think मैं रूपक अच्छा अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे थॉट नहीं है, मैम ने लिखाया है, एग्जैक्ट वर्ड बोलो तो लिखा सही, है। कम से कम क्या लिखा है ये तो बताओ। रूपक खुद ही बायस्ड है, मतलब इसके थॉट्स नहीं है। तुम बायस है यार, पता नहीं रहा बोला वो। तो फेमिनिस्ट इज अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट, इट ब्रिंग इंक्लूसिवनेस। इसके कंपेयर में मैम ने कहा था कि रियलिस्ट बायस्ड है। यार मैंने तो एंड में ना ये बताया कि बायस नहीं है, और मैंने वंदना शिवा का जो इको फेमिनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे एंड किया था कि मतलब ये बोलना चाहती थी मैं कि जो फेमिनिस्ट अप्रोच है वो लिमिटेड नहीं है और बायस नहीं है, क्योंकि वो इनकम्पास करता है बाकी सब चीजों को भी। फिर मैंने वंदना शिवा का इको फेमिनिज्म ऐड किया था। एंडिंग वंदना शिवा से कैसे करा आपने? वंदना शिवा से कैसे, मतलब एक बार बताना, मतलब ट्राई मैं भी कर रहा था करने का, मुझे नाम ही याद नहीं आया, बट कैसे? यार मैं ये बताना चाहती थी बेसिकली कि वो बायस, देखो मैंने लिखा कैसे आंसर, मैं वो स्टार्टिंग से बता देती हूँ। हाँ इग्नोर कर दो प्लीज। पहले तो मैंने बोला कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा कंटेस्टेड है और वेरियस अप्रोचेस होते हैं। फिर मैंने बताया जैसे रियलिस्ट स्कूल है जो हेजेमोनिक डिस्कोर्स के ऊपर बात करता है। फिर मैंने एक लाइन लिबरल के ऊपर लिख दी, फिर मार्क्सिस्ट के ऊपर लिख दी। फिर मैंने बोला कि जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो इन सबको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि ये लोग है पूरे मस्कुलिनिस्ट पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। और फेमिनिस्ट जो है वो इस चीज की बात नहीं करते व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट, लेकिन नहीं नहीं, वो ये बोलते हैं कि स्टेट क्या, मतलब बेसिकली एक सेकेंड, feminist school in international politics talks about what constitute the state rather than what is state। ठीक है, ये मैंने लाइन डाली थी उसमें। फिर उसके बाद मैंने बताया rather than studying politics among nation, तो वो बोलते हैं कि dismissible state है वुमन की, इन्वायरमेंट की, चिल्ड्रंस की। उसके बाद मैंने फिर सिंथिया इन लो का एग्जाम्पल दिया, बनाना बीचेस एंड बेसिस वाला। फिर मैंने एन जे टिकनर का एग्जाम्पल दिया, उसमें 6 प्रिंसिपल ऑफ मॉर्गन्थ्यू वाला, और वो बोलती है कि अपन को एथिक्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला कि जो फेमिनिस्ट अप्रोच है वो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट बताता है। और फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था हिलरी क्लिंटन का, उनने बोला था कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वुमेन राइट्स होते हैं। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में क्या किया है कि ये बताने के लिए कि वो बायस नहीं है, मैंने वंदना शिवा का एग्जाम्पल दिया था। मैं इसमें ये बोलना चाहती थी कि जो फेमिनिस्ट अप्रोच है वो इंक्लूसिव होता है। उससे फेमिनिस्ट अप्रोच से बाकी सारे अप्रोचेस भी आए, जैसे कि उन्होंने ह्यूमंस को और इन्वायरमेंट को मिलके इको फेमिनिज्म बनाया है, वंदना शिवा, ऐसे करके एंड किया है मैंने। आप इधर आपका कंक्लूजन पढ़ सकते हो प्लीज? हाँ ठीक है। Feminist approach is not only limited or biased but encompasses a whole lot and have led to क्या लिखा है ये मैंने, newer studies like ecofeminist by Vandana Shiva describing relationship among humans and environment। ओके, थैंक यू। बाकी किसी को कोई एडिशन या कुछ पॉइंट्स है? एक मैंने भी उसमें चैट में अभी डाला है, सॉरी इसी वाले हमने हैंगआउट क्या है ये गूगल मीट का चैट में, एक ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन था किसी स्कॉलर का, सरा ब्राउन करके, तो वो एक बार वो भी देख लेना, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। गोल ऑफ IR should be identification and explanation of social stratification and of inequality as structured at the level of global relation। ये वो समझ आया? मतलब कि सोशली जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, मतलब बेसिकली वो फीमेल्स के लिए बात कर रहे हैं एज जेंडर, और जो इक्वालिटी होती है वो एक स्ट्रक्चर्ड एक लेवल पे हो रखा है, और वो स्ट्रक्चर्ड है कहीं ना कहीं, चाहे वो ऊपर के लेवल पे है, चाहे नीचे के लेवल पे, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे आपके जो है स्टेट के लेवल पे है। तो उनको समझना भी बहुत जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में, अगर हम पढ़ रहे हैं तो। जहाँ बाकी फेमिनिस्ट बोलते हैं कि बायस्ड है, हमें जो है अपना वो पोजीशन नहीं मिल रहा है, ये बस ये बोल रही है कि कहीं ना कहीं जो है ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनको इनको आइडेंटिफाई करना और समझना बहुत जरूरी है। ये है बस इसका मेन मीनिंग बोलने का।
ऑन अ पॉजिटिव नोट हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर कुछ है नहीं किसी में तो काफी टाइम लग गया इस पे। ठीक है, विकास हाँ ठीक है। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है यार, ये तो अपन ने अभी 2 दिन पहले ही करा, मैं वही देख रहा था। ये जो है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्सेस, हाउ फार हैव द आईआर फेमिनिस्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट। ये भी अपन ने 25 तारीख को ही किया था। इसके वजह से मेरे ख्याल से 26 वाला जो 6 वाला क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा ज़्यादा न्यू है, उसको डिस्कस करने में ज़्यादा फायदा है हाँ मेरे ख्याल से। क्या बोलते हो? क्विकली एक बार बता ही दो यार, हमारा तो कर देंगे। है ना? ठीक है। क्या लिखा है, किसने इस पे बताओ यार। मैं बोलूँ अपना? हाँ बिल्कुल यार। एक कोट से शुरू कर दिया कि वही कौटिल्य वाला, इंटर स्टेट रिलेशन इज लाइक जंगल वेयर स्ट्रेंथ ऑफ लाइन प्रिवेल्स। फिर वेस्टफेलियन ऑर्डर को उठाया कि उसने सोवेरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, जहाँ पे स्टेट सुप्रीम है इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद क्लासिकल रियलिस्ट का जैसे मॉर्गेंट्यू का उठाया, उसने बीओपी का जो सिस्टम उसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया, जो आया था सुसाइडेड से। फिर जॉन हर्ट्ज का सिक्योरिटी डायलेमा का जो डिस्कोर्स है उसमें कि इसकी वजह से जो है ना बिलियार्ड बॉल मॉडल जनरेट हुआ। उसके बाद फिर मैंने लिबरल स्कॉलर का दिया कि वुड्रो विल्सन का इंस्टीट्यूशनलिज्म के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन किया, कलेक्टिव सिक्योरिटी का उसने नाम दिया। फिर मैंने, क्योंकि फेमिनिस्ट में भी जाना था, तो फिर मैं कोपेनहेगन स्कूल पे चला गया। कोपेनहेगन ने सभी स्कूल को क्रिटिसाइज कर दिया, क्योंकि ये सभी एक तरह से यूनिडायमेंशनल बातें कर रहे थे। तो बैरी बुजान ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि वी शुड चेंज द वे वी थिंक एंड टॉक ऑफ सिक्योरिटी। ही आर्ग्यूड नेशनल सिक्योरिटी शुड बी अ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, लाइक 5 डायमेंशन उसने बोले थे, स्टेट और मिलिट्री, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल। ये पहले डिस्कोर्स में दिया, और उसके बाद फेमिनिस्ट स्कॉलर का जो क्रिटिसिज्म होता है रियलिस्ट का, वो दिया थोड़ा सा। राइट, किसी को कुछ बोलना है इस पे? हेलो, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया क्या हो गया? नहीं सब चल रहा है। अच्छा ठीक है। तो इतनी शांति कैसे यार, कुछ तो बोलो। इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से जो 2 दिन पहले वाले क्वेश्चन थे ना, 25 तारीख को अपन ने किया था, उसी में से उठा के डिस्कस कर लो, अगर किसी को मतलब इसको वापस रिवाइज करना ही है। हाँ यार वो ज़्यादा सही था, मतलब रूपक का आंसर भी ठीक है, टू द पॉइंट थोड़ा सा है, बट वो ज़्यादा अच्छे आंसर थे पहले वाले। आज सबने गप्पे मारी है थोड़ी सी ज़्यादा। यार अक्षय देख, मुझे लगता है टेस्ट एनवायरनमेंट की डिस्कस करें ना हम लोग, वो तो ठीक है, वो तो एक एस्पेक्ट है, वो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है जो हम लोग हर दिन करते हैं। आज कुछ ये भी रियलिस्टिक सही है। एस्पेक्ट है, क्योंकि आज हमें ये चीजें सीखना है कि और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमको उस एज से सीखना है, उस कंपटीशन से सीखना है। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट अभी कितना अपन ने फेमिनिज्म का डिस्कस किया, बट द थिंग इज व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग व्हाट कम्स इन आवर माइंड एंड व्हेन वी सी द वॉच एंड द अगेन प्रेशर इज बिल्डिंग अप, मटेरियल तो मैं और अपना थिंक। बोल देता हूँ एक बार, अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा मैंने भी कुछ अलग से गप्पे मारी है, वो बोल देता हूँ, थोड़ा काम का अगर लगे तो देख लेना। लेकिन भाई थोड़ा जल्दी बताना है ना, 8 बजे गए। खत्म खत्म बस 2 मिनट में। देखो नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स में मैंने कुछ नए एलिमेंट डाल रखे हैं कि वो जो डिस्कोर्स है वो इन्वायरमेंटल, न्यूक्लियर, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फ्रंट में बात की जाती है। दूसरा मैंने सिक्योरिटी डिस्कोर्स वाले रियलिस्टिक कंटेक्स्ट में डाला कि वो क्या बोलते हैं, किस कंटेक्स्ट में बोलते हैं, उनके सिक्योरिटी डायनामा, एनआरकी, ये सब ज्यादा मैटर करता है। तो उस बेस पे हम लोग जो है आज की डेट में देखते हैं अपनी जो सिक्योरिटी डिस्कोर्स को। अगर लिबरल ऑर्डर की बात करें तो सिक्योरिटी डिस्कोर्स सिर्फ आपका जो है आपका स्टेट सेंट्रिक नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो जो है आपका ट्रांसनेशनल या फिर बाकी स्टेट, बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ जाते हैं। उनके आने की वजह से होता ये है कि आपके जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं जैसे टेररिज्म है, वो कहीं ना कहीं जो है लेगिटिमेसी ले रहा है, जैसे हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, कहीं ना कहीं वो स्टेट के ऊपर मतलब लेगिटिमेसी गेन कर रहा है। दूसरी बात आपका कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि आपकी स्टेट की सॉवरेनिटी है वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो रही है। जैसे कि आपका आर्बिट्रेशन हो गया, सिंगापुर आर्बिट्रेशन हो गया, ये इकोनॉमिकली आपका जो अब वो हो गया बेसिक कमिटी हो गया कि उसके बेस पे जो है सारे बैंकों को अपना अपना कुछ मतलब मेंटेन करना है, अपना स्टेटस रखना है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सॉवरेनिटी डाइल्यूट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा वो है, मतलब फिनोमिना है। तो इसको मतलब डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये सारे एस्पेक्ट डाल रखे हैं। बाकी रही बात फेमिनिज्म की, तो मैंने थोड़ा सा उनको ये कर रखा है कि वही सारे पुराने पॉइंट्स हैं, इसमें क्या नया बोलूं मैं।
बस एक नया डाल दिया कि रिफ्यूजी क्राइसिस वाला डाल रखा है मैंने कि वो भी मतलब इन्वॉल्व होता है उसमें, मतलब इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है वो, बस मेन स्टार्टिंग वाला ही था जो मैंने थोड़ा अलग डाल रखा है। मैंने भी इसको थोड़ा ऐसे ही अप्रोच किया है, लेकिन मेरा थोड़ा जीएस जैसा हो गया। तुमने तो फिर भी थोड़े कीवर्ड्स डाले हैं। तो पहले वही नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा डिफाइन कर दिया कि ये हॉब्स के आइडिया से इंस्पायर है। फिर नेक्स्ट आ गया कि ओरिजिनली जो आइडिया था ट्रेडिशनली वो यही था कि सिर्फ टेरिटोरियल सिक्योरिटी को सिक्योर कर लो तो नेशनल सिक्योरिटी सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा जीएस वाली स्टाइल में कि 70s के टाइम में जब ऑयल क्राइसिस हुआ था तो एनर्जी की वैल्यू समझ आई, तो एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ गया उसमें, ठीक है। फिर फूड सिक्योरिटी जुड़ गया। फिर जो जो आप जैसे अपना हुआ था बीओपी क्राइसिस, फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी जुड़ गया, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी जुड़ गया। ये तो हो गया फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन। फिर हेलो, हाँ हाँ आ रही है आज, सॉरी सॉरी। नहीं किसी और की भी आ रही है, मतलब मुझे लगा कोई बोल रहा है। मेरे घर में टीवी ऑन हो रखा था, मैं अच्छा अच्छा, क्रॉस कर ठीक रहा है था, ठीक है ठीक बोलो है। बोलो सॉरी। हाँ, तो फिर मैं जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का उसको एड्रेस किया कि फेमिनिस्ट ने इसको कहाँ तक क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहला तो यही है कि उन्होंने जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी नेशनल सिक्योरिटी की उसमें एक गैप था कि वो ह्यूमन सिक्योरिटी को कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो फेमिनिस्ट ने पहले तो उस चीज़ को अटैक किया, उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया। फिर टिकनर वाला डाल दिया, ठीक है, उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे। फिर उन्होंने जो दिया था कि मिथ ऑफ प्रोटेक्शन वाली चीज़, उससे भी उन्होंने जो ह्यूमन सिक्योरिटी वाला एंगल है वो दोबारा एक्सप्लोर किया था। और लास्ट में उन्होंने ये भी बोला था कि पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो याद नहीं है, मैंने हल्का सा कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए कि नोवेयर एल्स स्टेट इज सो जेंडर्ड एज इन द केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये थोड़ा रेलेवेंट लग रहा था मुझे टू द पॉइंट, तो मैंने ये ऐड कर दिया। और लास्ट में फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव नहीं था नेशनल सिक्योरिटी वाली डेफिनेशन में, इसलिए इतने सारे जो वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स थे ये सब होते हैं। तो लास्ट में फिर मैंने वही लिख दिया जो पहले एक दिन लिखा था, जो नेशनल सिक्योरिटी का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था वो अब रेलेवेंट नहीं है। अब जो सिक्योरिटी का जो डिस्कोर्स है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी डिसिप्लिन हो गया है। ऐसे मैंने कंक्लूड किया इसको। एक इसमें मैंने मतलब थोड़ा सा पॉइंट डाला था ये इसमें मतलब मैंने कंक्लूजन अच्छे से लिखा नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया ना फेमिनिज्म वालों का क्रिटिसिज्म, सॉरी क्रिटिक, उसमें मैंने यही डाला था कि जो अभी जो है अभी प्रेजेंट में रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत बड़ा एक वो है प्रॉब्लम है। उसमें कहीं ना कहीं वुमेन जो है बहुत ही उसमें जो है रिसीविंग एंड में है, और मैक्सिमम कंट्रीज वो अभी भी जो है यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन रिफ्यूजी वाला उसमें उसकी सिग्नेटरी नहीं है, और सिग्नेटरी है तो उनको उन्होंने रेक्टिफाई नहीं कर रखा है। राइट, मतलब कहीं ना कहीं ये भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं उसमें, सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं हाँ अगर हाँ, फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव है तो आई सही, थिंक कि यहाँ से जो हमें नई पॉइंट मिला वो ये है कि थोड़ा सा मतलब ट्रांसनेशनल और जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, टेररिज्म वगैरह हो गए, उनका इन्वॉल्वमेंट। दूसरी बात स्टेट की सॉवरेनिटी का डाइल्यूट होना। तीसरी बात आपका जो है ये आर्बिट्रेशन वगैरह की आने की वजह से दोबारा मतलब सॉवरेनिटी में वही कहीं ना कहीं स्टेट डाइल्यूट हो रहा है। और चौथी बात तुम्हारे जो 2 पॉइंट्स हैं एनर्जी सिक्योरिटी का, और एक और तुमने बताया था कोई फेमिनिज्म वाला एक और पॉइंट फूड, बताया था नया, कौन सा फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी हाँ। तो ठीक ये है। भी मतलब नेशनल सिक्योरिटी की पार्ट है जो हमें एड्रेस करने चाहिए थे। हाँ, ये नए पॉइंट है, बेसिकली बाकी जो इसके अलावा डेफिनेशन है नेशनल सिक्योरिटी की वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गई है। पहले कुछ भी नहीं था और हाँ, अब सब कुछ है। बस मैंने एक बात में एक्स्ट्रा ही डाल दिया कि जो नेशनल सिक्योरिटी का रियलिस्टिक कंटेक्स्ट में डालोगे तो आपको स्टेट सेंट्रिक को रखना पड़ेगा, स्टेट इज हाँ नॉट मेन एक्टर, उसके राइट अलावा कोई नहीं राइट, है। फिर आप बाकी डाल के आपके पास बहुत सारे एक्टर आ जाते हैं। बाकी सब कुछ बोलना चाहेंगे, 8 लोग और हैं। हाँ। गौरव, गौरव ने लिखा था ना आज? गौरव, राहुल, हाँ रूपक, यार लिखा था शिवानी। बट अच्छा नहीं है, मूड खराब हो जाएगा पढ़ के भी, यार इसलिए बात कोई ना यार कोई। नहीं, भाई आपके आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंटर है डालने के लिए वो आप बता नहीं नहीं सकते हो। कोई, मूड वूड जो उसमें नहीं क्या नहीं है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा नहीं भाई आज। किसी के पास और कोई भी है तो, नहीं तो हम नेक्स्ट पे चल सकते हैं, मतलब अगर इस पे We कंसेंसस है। already अक्षय, या the unique point that I would add, we already discussed last time, but I'll just add again that security paradox. That actually we are, or what the mainstream theories are that we are protecting women, but they are facing the brand, and that is called the myth of protection. राइट, That's it. ठीक है। इसको फेमिनिस्ट वाली कहीं कहीं भी जगह पे यूज भी कर सकते हैं, तो ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी अच्छी है। वो ठीक है, वो टाइम करके एक वो थी स्कॉलर थी, उसका पूरा नाम एक बार सर्च कर लूंगा, मुझे याद नहीं आता है पता नहीं। तो उसी का ये था कि पैराडॉक्स सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, सिक्योरिटी पैराडॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें फिर अक्षय। हाँ चलो चलो, हाँ चलो। ठीक है, नीरज अपना आंसर बताओ भाई। मैं नेक्स्ट वाला बताओ अपना। यार ये विकास शुरू करेगा, मैं सारे आंसर मैं ही बता रहा हूँ 2 बार से। अरे ये वाला तो मैंने जब लास्ट में टाइम बच गया था ना तब किया था। मैंने कहा चलो ठीक है, बोलने को भी रहेगा कि 8 क्वेश्चन कर लिए, नहीं तो कुछ नहीं आ रहा था मेरे को इसमें, लेकिन चलो ठीक है। पहले तो मेरे को ये बता दो इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करना है, स्पेशली जो सेकंड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है वो वाला।
कि प्रिवेंटिव वॉर इज अ गुड सब्स्टिट्यूट, ये वाली चीज? मतलब कि मेरे हिसाब से मुझे ये लगा इसका मीनिंग कि प्रिवेंटिव वॉर, जैसे अगर मान लो जैसे इंडिया चाइना है, ठीक है, आपने देखा कि जो गलवान वैली में वायलेंस हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन कहीं भी जो है आपका गोलियां नहीं चली, कुछ नहीं हुआ। मतलब कि आपकी जो वो कन्वेंशनल जो वॉर होती थी पुरानी वाली कि पत्थर वत्थर मार रहे हैं, तो एक लिमिटेड वॉर था। अगर न्यूक्लियर डिफेंस का मतलब ये होता है कि दो न्यूक्लियर स्टेट जो है कभी भी आपस में जो है इवन बैलिस्टिक लेवल पे भी जो है वॉर नहीं करेंगे, फायर फायर कुछ भी फायर एक्सचेंज नहीं होगी, तो एक तरह से अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो मैंने इस पॉइंट को क्रिटिसाइज किया एक तरह से कि आपका प्रिवेंटिव वॉर तो कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो तो हमेशा न्यूक्लियर डिफेंस का ही मतलब वो है, ऑफशूट है, वो सेपरेटली थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या दिया आप लोगों ने? मैं आपसे बोल सकता अपना थोड़ा सा, हाँ ताकि हाँ वो मिल बिल्कुल जाए, बिगिनिंग मिल जाए, मैं बिल्कुल, बिगिनिंग मिल जाए, फिर उसका डिस्कशन कर लेंगे। हम तो बोल ही रहे ठीक थे, है, पहले बोल दो। हेलो, ये मेरे शब्द नहीं है, पर मैंने ट्राई करें, ठीक है। ठीक तो है, हाँ, मैंने ना न्यूक्लियर डिफेंस को एक मिनट एक डिफाइन मिनट करने एक का मिनट, ट्राई किया। कोई और भी बोल रहा था ना अभी कुछ, किसने बोला? हेलो, पेज तो पेज मेरा पढ़ना आवाज आ किसी रहा ने है क्या? क्या? क्या आवाज आ रहा है? हाँ 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 बताइए थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ईरान का है ना, आई थिंक प्रिवेंटिव वॉर का मतलब मेरे को जो मतलब समझ आ रहा था कि अगर ईरान पे अटैक करके उनका न्यूक्लियर वाला जो प्रोग्राम है वहीं पे रोक दे उनको, समथिंग लाइक दैट। अच्छा इज़राइल करता है वो बेसिकली। अच्छा, मतलब उनको हाँ मतलब न्यूक्लियर डिटरेंस वाले लेवल तक पहुंचने ही ना दें। सही ना, मतलब मुझे लग रहा है मेरे को प्रिवेंटिव वॉर का मतलब, पता नहीं, आप लोग बोल दो। या पर हाँ न्यूक्लियर हाँ हाँ, डिफेंस को अरे ये नहीं रहा, सुन, पर क्या नीलेश, एक गूगल हाँ सर्च मैंने करेगा? इसको कैसे हाँ इंटरप्रेट किया, बताओ मैंने कैसे। पहले पार्ट से इसको रिलेट किया दूसरे में, क्योंकि पहले पार्ट में ये पूछ रहा था कि फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस, तो मैंने सोचा कि दूसरे पार्ट को उसी से रिलेट करें कि एक स्थिति ऐसा आए कि अगर न्यूक्लियर खत्म हो जाए, ठीक है, तो जैसे कि अगर न्यूक्लियर वॉर है तो वॉर होता ही नहीं है, लेकिन अगर न्यूक्लियर पूरे दुनिया से वाइप आउट हो जाए, डी न्यूक्लियराइज्ड वर्ल्ड हो जाए, तो क्या दिक्कत है कि प्रिवेंटिव वॉर एक ऑप्शन होगा जहाँ पे लोग अपने आप को सिक्योर रखेंगे। अभी लोग न्यूक्लियर के थ्रू सिक्योर रखते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने उसको लिखा है। हम्म आई थिंक मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया प्रिवेंटिव वॉर की मीनिंग को। देखो यार, अगर तुम विकी मतलब सीधा गूगल करोगे ना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आई है कि एक प्रिवेंटिव वॉर एक वो वॉर या वो मिलिट्री एक्शन होता है जो किसी नॉर्म जो दूसरी पार्टी है वो इससे पहले कि अटैक करने की कैपेबिलिटी गेन करे, आप पहले उस पर अटैक करके उसकी हाँ, कैपेबिलिटी खत्म अग्रेसिव कर जो दो। कल अपन लोग कर रहे थे ना, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, वो यानी यही था कि अपने सेल्फ सेल्फ स्टेट प्रोटेक्शन के लिए। अभी क्या बोलता है कोई भी कंट्री कि हम न्यूक्लियर एक्वायर कर लेंगे, हम सिक्योर है, लेकिन हम डी न्यूक्लियराइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अगर हम प्रिवेंटिव वॉर की बात कर रहे हैं तो। वो इसराइल वाला एग्जांपल अच्छा था, इसराइल ईरान वाला। मेरा आंसर गलत है, कोई और करो। मैंने गलत इंटरप्रेट किया आंसर क्वेश्चन। मैं बोल दूं तुरंत हाँ तुरंत, ये हाँ हाँ, आधा तो बोल ही शुरू करो दिया। शुरू करो शुरू करो। तो न्यूक्लियर डिटरेंस को पहले डिफाइन कर दिया कि ये एक रियलिस्ट गेम थ्योरी है जो प्रिवेंट करता है वॉर एंड इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। केनिथ वॉल्थ को ले लिया कि उसने कहा था न्यूक्लियर वेपन एज ए वेपन ऑफ पीस विच इंश्योर कोल्ड वॉर रिमेन कोल्ड एंड नॉट गेट हॉट। उसके बाद 21st सेंचुरी, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बात मांग रहा है, तो हाउएवर 21st सेंचुरी में जो पावर सुपर पावर राइवलरी आ रहा है, जिसमें नीना टैनिन को मैंने यूज़ किया है कि न्यूक्लियर डिटरेंस वर्क करता है, लेकिन स्कॉट सागन को मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है, तो मैं यूज़ किया है कि स्कॉट सागन के अनुसार कि ये डेमोक्रेसीज में केवल वर्क करता है, क्योंकि प्रोलिफरेशन उसका बढ़ रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वो क्या करे, उसके मिलिट्री जो वो टेम्पटेड हो जाए और उसको यूज़ कर ले, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। मैडमैन उसके थ्योरी बाद मैंने, ये है इसका। हाँ, स्कॉट सागन का मैंने यूज़ हाँ, किया है। मैडमैन थ्योरी दी थी उन्होंने, सेम बात यही मैडमैन बताई थी। थ्योरी, हाँ हाँ, मैड मत वो याद नहीं था टर्म। ठीक है। उसके बाद लिबरल्स का मैंने यूज़ किया था कि दे आर अफ्रेड कि जो वेपन है वो नॉन स्टेट एक्टर को पास ना हो जाए। तो सब फ्यूचरिस्टिक बातें पूछ रहे, तो ये फ्यूचर बता रहा हूँ। देयर इज़ अ नीड, उसके बाद मैंने लिखा कि देयर इज़ अ नीड टू इंश्योर डिटरेंस वर्क, लेकिन अब तक जो वर्क हुए हैं जैसे नॉर्म्स, स्टिग्मेटाइजेशन और एपिस्टेमेटिक कम्युनिटीज जो है वो सफिशिएंट नहीं है, और एनपीटी सीटीबीटी ऑलमोस्ट फेल हो चुका है कर्व करने में। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी जो रिसेंट डेवलप किया है सीएनपीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी, वो एक न्यू बिगनिंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पे स्टेट को कॉन्सेंसस बिल्ड करना चाहिए। दूसरे पार्ट के लिए मैंने छोटा सा आंसर लिखा है कि वॉर इज नेवर गुड, never good and can never be an alternate in any case for whatever be the reason. However, weapon of mass destruction have potential to destroy world, so better to go for nuclear free world.
and then we should use consensus, persuasion, negotiation to tackle the differences and not allow it to be dispute. However, the preventive war should be the last option, and that too under UN supervision. लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब जो प्रिवेंटिव वॉर वाली चीज है वो एक तरीके से एनार्की को बढ़ावा देगी, मतलब झगड़े पे झगड़े चलते रहेंगे? ये बस एक थॉट जानना चाह रहा है जो ये हाँ ये बात सही। प्रिवेंटिव वॉर ये तो फिर वही हो गया ना कि कोल्ड वॉर से पहले वाली बात हो गई, वर्ल्ड वॉर 1 वाला सिचुएशन भी आ सकता है। तो अब ये ब्रॉड क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कितना लिखेंगे इस टाइम पे, इतने टाइम पे कुछ आता कहाँ है दिमाग में। मैंने तो इसका कंक्लूजन कुछ ऐसे किया है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैंने तो एक तरीके से उसको इग्नोर ही कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था वो ये था कि फ्यूचर बताओ न्यूक्लियर डेटरेंस का क्या है, तो मैंने इसको कंक्लूड कुछ इसी लाइंस पे किया है कि दो इंडिया प्रोक्लेम्स दैट इट्स इंटरेस्ट विल बी बेटर सर्व्ड इन अ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, बट recent events such as US out of INF treaty, the nuclear arsenal of great powers is rising, the future of nuclear deterrence seems certain, ऐसे करके मैंने लिखा है। मतलब मुझे ना एक पूछना था यहाँ पे, जो सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, उसमें ना हमें एक्चुअल में ना चॉइसेस दी गई है, व्हाट विल यू चूज, बेसिकली न्यूक्लियर डिटरेंस और प्रिवेंटिव वॉर। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे बताना चाहते हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंस को हम प्रेफर करेंगे बेसिकली, क्योंकि जो कन्वेंशनल वॉर होगा ना तो उसमें बेसिकली लॉस ऑफ लाइफ, इकोनॉमी सब होगा ही। जब डिटरेंस है तो शांति है ना। राइट। मैंने लेकिन प्रिवेंटिव वॉर चूज किया है। मैंने बोला कि क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है ही पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन प्रिवेंटिव वॉर के पास वो पोटेंशियल नहीं है। और उसके बाद मैंने एक टर्म यूज किया यूएन सुपरविजन, मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मतलब ग्लोबल। हालांकि मुझे एक काम करना चाहिए, बोल मैं रहा हूँ, शब्द मेरे नहीं है लेकिन, है ना, 51 देना चाहिए। और किसी जो आपने डिन्यूक्लियराइजेशन के बाद हम मतलब वो कन्वेंशनल वॉर, उसको प्रिवेंटिव वॉर प्रेफर करेंगे ना। जी यार मुझे लग रहा है ना ये क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं है। वी ऑल शुड गो बैक एंड रीड मोर अबाउट इट एंड देन राइट अगेन। हाँ मतलब कम से कम नोट्स में एक बार पढ़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा ना। कम से कम ये प्रिवेंटिव वॉर वाली चीज पे है ना कुछ देखते हैं। हाँ मतलब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के। अच्छा एक और चीज, मतलब विकास एक बार स्क्रीन दिखा ना टेलीग्राम एक चैनल दिखा था। हाँ एक सेकंड, दिख रहा है क्या? हाँ चैनल देखना है ऊपर वाला। एक सेकंड। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, जो भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे ना मैंने उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डाल दिया है। तो इफ यू गाइस वांट टू ऐड योर पीडीएफ वगैरह यू कैन ऐड इट हियर, और इफ यू हैव एनी कमेंट्स, कंक्लूजन या फिर एनी स्कॉलर एनीथिंग दैट यू फील डीम फिट, आप लोग ऐड कर देना उसमें। ठीक है, ठीक है, सभी लोग को रिक्वेस्ट है। तो आदित्य ने कर भी दिया। ठीक है, हाँ ठीक है ओके चलो। तो मेरे ख्याल से अक्षय वाली बात ठीक है, इस पे थोड़ा कंसेंसस बनाते हैं थोड़ा सा। और कोई किसी ने आर्टिकल तो किसी ने तो लिखा ही होगा इस आइडिया के ऊपर, देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अभी वाली नॉलेज तो है ही, जोड़ के तो बनाना ही है। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। What is polarity of power thesis? नहीं, why is polarity of power thesis less relevant and meaningful in the present architecture of balance of power? ये भी अभी डिस्कस किया था वैसे। चलो हाँ अक्षय तुम बताओ यार, इस पे तुमने कैसे लिखा है? एक सेकंड बता रहा हूँ। मतलब इसमें मैंने स्टार्ट पावर से ही करा है, डेफिनेशन जो एबिलिटी ऑफ कंट्री वाला। ये पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस रियली स्कूल में दिया है, केनिथ वॉल्ट, मीरशाइमर, और उनका एम था कि एक्सप्लेन करना कि नेचर ऑफ द वर्ल्ड कैसा है, इम्प्लीकेशन कैसे है उसके। देन फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि जो 2-3 मॉडल दिए थे उन्होंने कि हेजेमनी अगर होगा, हेजेमनी सिस्टम, तो फिर एक सुपर पावर रहेगा एंड दैट मीन्स दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल बिकॉज इट विल ओवरस्ट्रेच इटसेल्फ। एंड मेगालोमिया वाला जो कंसेप्ट था कि रूल्स खुद ही ब्रेक करेगा वो, एंड फ्री राइडर्स भी होंगे उसमें, तो इसकी वजह से वीकन हो जाएगा धीरे धीरे। अगर सेकेंड मॉडल था बाइपोलर सिस्टम वाला, एक्सप्लेन दैट थिंग कि वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, पीस इंश्योर होगा उसमें, क्योंकि दोनों भी अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करेंगे। देन आई रोट अबाउट मल्टीपोलर सिस्टम विच विल बी काओटिक, कंफ्यूजन एंड फ्रीक्वेंट पावर स्ट्रगल्स होंगे उसमें। ये लिखा कि रिलेवेंस जो पावर, ये पोलैरिटी ऑफ पावर का क्वेश्चन में है बिकॉज ऑफ जो कोल्ड वॉर का डिक्लाइन ये खत्म हो गया है एंड डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म हुआ है एंड यूएसए एमर्ज एज अ सिंगल सुपर पावर। बट इन स्पाइट ऑफ दिस अभी ऐसा दिख नहीं रहा है कि यार ये जो लिखा था ना इन्होंने थीसिस के अंदर
मतलब इन स्पाइट ऑफ यूएसए बीइंग सिंगल सुपर पावर, ऐसा हो नहीं रहा है कि अभी अनस्टेबल चल रहा है वगैरह, द थिंग्स आर स्टिल गोइंग फाइन। एंड इनफैक्ट अभी ग्लोबल सिविल सोसाइटी राइज हो गई है, ट्रांसनेशनल एक्टर आ चुके हैं, एंड नाउ इट हैज बिकम एन एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। एंड अब फिर मैं इससे बैलेंस ऑफ पावर पे आ गया, क्या है थोड़ा सा कि बैलेंस ऑफ पावर इज अ रियलिस्ट नोशन टू एक्सप्लेन ये हेजेमन को बैलेंस करने की होता है। इट में भी इंटरनल एक्सटर्नल, और जैसे एक्सटर्नल एग्जांपल जैसे क्वाड अलायंस हो गया, फिर नाटो वगैरह हो गया। देन सॉफ्ट बैलेंसिंग हो सकती है या फिर असिमेट्रिक बैलेंसिंग हो सकती है। एंड मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कंक्लूड कर दिया मैंने कि इन द एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस देयर इज अ नीड टू इवॉल्व न्यूअर मॉडल्स ऑफ पीस बिल्डिंग। वर्ल्ड हैज मूव्ड फ्रॉम स्टेट सेंट्रिक ऑर्डर टू सोसाइटी सेंट्रिक जियो इकोनॉमी। पता नहीं यार, मतलब नहीं, कंक्लूजन तो ठीक लग रहा है मुझे। बाकी लोग कमेंट बताओ कैसा लगा, मतलब समझ नहीं आ रहा था तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर दिया, जो पोलैरिटी पावर हाँ था ना हाँ हाँ हाँ, वो वाला इसी तुमने में थोड़ा इलेबोरेट कर दिया। करेक्ट, तो ज्यादा इलेबोरेट हो गया वो। मतलब इसमें कैसे करना है, हाउ मच टू एक्सप्लेन, क्या फ्लो होना चाहिए, आप लोग बता दो। बाकी मैं बोलूं, लेकिन मैंने इसका बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिखा, उसके बाद विकास ने बोला टाइम हो गया। अरे यार मैंने ओके मतलब ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन यही लिखा है मैंने, तो मैंने ये लिखा है कि बताना, थोड़ा बहुत जो लिखा वो भी फैक्चुअली एरर है लगता है। पोलैरिटी ऑफ पावर वाज फॉर्मली गिवन बाय काप्लान सिस्टम थ्योरी, जो उसने 10 थ्योरी दिया था ना पोलैरिटी, तो मैंने उसी का यूज किया। दिस रेफर्स टू पावर कंसंट्रेशन स्पेसिफिक ज्योग्राफी। It was more popular in Cold War era. Realist concept of hegemonic peace theory aims to build a world order where peace and security will be ensured by superpower. However, 21st century witnessed the shifting of balance of power in Asia due to economic giants like India, China, and due to Thucydides traps that causes superpower rivalry between US and China, and BRICS countries are making the world multipolar world. However, as multipolarity is not being acknowledged by formally by UN, उसके अब मैं एक दो लाइन और लिखना चाहता था इसके वजह से, मतलब जी पोलैरिटी को मिल नहीं रहा है चांस, और बीओपी में जो है ना वो वही 5 काम कर रहा है, तो अच्छे से कोई सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो हम एक ट्रांजिशन फेज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो 2-3 लाइन में ऐड नहीं कर पाया टाइम की वजह से। तो यार देखो, मैं जैसे मेरा अप्रोच बताता हूँ मैंने कैसे इसको अप्रोच किया है। ठीक है, सबसे पहले तो वही मैं बिल्कुल ओरिजिन पे चला गया। मैंने पावर को डिफाइन करना स्टार्ट किया कि पावर इट्स अ सेंट्रल कंसेप्ट। ठीक है, और लैसवेल ने बोला था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज एक्चुअली स्टडी ऑफ शेयरिंग एंड शेपिंग ऑफ पावर। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया। नेक्स्ट फिर जो पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस थी उस पर आ गया मैं, कि जो केनेथ वॉल्ट्स और मीयर शाइमर है इन्होंने मिलकर दी है ये थ्योरी, और वो बोलते हैं कि मल्टीपोलैरिटी और यूनिपोलैरिटी के बजाय बाईपोलर वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है वो भी उन्होंने बताया था कि देयर आर लेस फिंगर्स ऑन द ट्रिगर। एक जो दोनों पार्टीज हैं एक दूसरे की पावर के मिसयूज को चेक कर सकती हैं और लिमिट्स लगा सकती हैं। ये मैंने पहले पेज में खत्म कर दिया। फिर सेकंड पेज से मैंने जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है वो स्टार्ट किया कि वाई द थीसिस इज लेस रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल इन द टाइम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो मैंने एक दो पॉइंट्स तो मुझे ठीक लगे, उसके बाद मैंने फ्रेम ही किए हैं, तो मतलब ज़्यादा सीरियसली मत लेना। पहला तो मैंने ये डाला कि जो वर्ल्ड है वो बाईपोलर नहीं है जैसे कि थीसिस बताती है। सब मतलब कोल्ड वॉर के बाद ये यूनिपोलर हुआ और अभी थोड़ा थोड़ा मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसी सिचुएशन में बैलेंस ऑफ पावर ज़्यादा अच्छा होता है, और ये थीसिस वैसे भी काम नहीं करती इस कॉन्टेक्स्ट में। सेकंड मैंने बोला कि ट्रांसनेशनल एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, इन सब का रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए भी जो पावर पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस है वो कोई ज़्यादा काम की नहीं है। तीसरा मैंने बोला कि जो रियलिस्ट हैं वो सॉफ्ट बैलेंसिंग भी करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। चौथा मैंने डाला कि जो स्टेट्स हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंसिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि बैलेंस ऑफ पावर का ही पार्ट है। तो अल्टीमेटली मैंने हर पॉइंट में ये कोशिश की है कि बैलेंस ऑफ पावर की सुपीरियोरिटी को दिखाऊं, और लास्ट में फिर मैंने ये डाल दिया कि क्योंकि मैंने ये सोचा कि बैलेंस ऑफ पावर पे क्वेश्चन को खत्म करता हूँ, तो जो कंक्लूजन है उसमें मैंने ये डाला कि बैलेंस ऑफ पावर जो उसकी सारी तारीफें थी कि इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सॉम, और डेविड ह्यूम ने भी बोला था कि इट विल रिमेन रेलेवेंट एज लॉन्ग एज कॉमन सेंस। इससे मैंने इसको कंक्लूड किया। आधा से तो फर्जी है आंसर, खैर लेकिन ठीक है, टाइम पे तो हो गया था। विकास हमारा कंक्लूजन क्या था, एक बार पढ़ के बता दो ना। बैलेंस ऑफ पावर इज ट्रीटेड एज एन एक्सॉम, डेविड ह्यूम राइटली हेल्ड दैट इट विल रिमेन रेलेवेंट एज लॉन्ग एज कॉमन सेंस।
क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस बैलेंस ऑफ पावर के टाइम में कैसे मतलब कम रेलेवेंट क्यों है, तो मैंने सोचा कि लास्ट में इसी की सुपीरियरिटी दिखा देते हैं। सही है, सही है, सही है। तो फैक्टर्स, बाकी लोग हाँ इसके कुछ फैक्टर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो बताओ यार कि थीसिस कम रेलेवेंट क्यों है। अरे बोलो यार, बाकी लोग आदित्य, आशुतोष, गौरव, कैलाश, राहुल। यार मैं लिखा नहीं ये वाला। कोई आइडिया तो होगा भाई दिमाग में। मतलब पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस पता है ना सबको, तो ये आज के टाइम में क्यों रेलेवेंट नहीं है, इस चीज़ पे सिंपल पॉइंट्स चाहिए अपन को। ये तो अपन बता सकते हैं सोच के शायद, मतलब मेरे को तो इतने आते थे वो तो मैंने चिपका दिए। मेरे को तो इंटरप्रिटेशन में डाउट है, मतलब हमें आज का टाइम देखना है या बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, मतलब कि रीजन स्पेसिफिक हर एक रीजन में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन है तो फिर पोलैरिटी नहीं आएगी, तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था। आज के टाइम में भी तो बैलेंस ऑफ पावर ही चल रहा है, तो मेरे ख्याल से दोनों एक ही चीज़ें हैं। लेकिन जैसे आई थिंक गौरव बोल रहे हैं ना, रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं हम कि पोलैरिटी ऑफ पावर कहाँ कहीं कोई रीजन में है क्या रेलेवेंट या नहीं, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं अपन। मतलब बेसिकली वन पैरा कैन बी गिवन टू दैट, व्हाट डू यू थिंक? हाँ लेकिन इसमें डालेंगे क्या, ये तो बताओ, मतलब कंटेंट तो बताओ, डाल तो सकते हैं। मतलब नहीं, एक चीज, मतलब जैसे बैलेंस ऑफ पावर में मैंने पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पावर रिलेवेंट ओनली इन साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट, बाकी जगह पे रिलेवेंट नहीं रहा अभी वो भी, है ना? हाँ तो फिर पोलैरिटी ऑफ पावर कहीं रिलेवेंट है, बाइपोलर कहीं है। अच्छा यार, मेरे को एक डाउट था, बैलेंस ऑफ पावर क्या बोलता है? दो चीजें बोलता है, एक तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग करो किसी के साथ आप अलायंस वगैरह बना के, ठीक है, और एक था कि इंटरनल बैलेंसिंग करो खुद ही कैपेसिटी डेवलप करके। तो अगर हम ये देखें तो ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड देख सकते हैं, जैसे ईयू है उसका भी अब नेटो पे से भरोसा नहीं रहा, कहीं आया था कि ईयू अब खुद की फोर्स बनाना चाह रहा है, जर्मनी रशिया से बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बैलेंस ऑफ पावर एटलीस्ट इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में तो सब जगह ही है, नहीं है क्या? मेरा क्या डाउट है इसमें, मेरा क्या डाउट है इसमें कि जब अपन यूएन सिस्टम में आते हैं तो फिर यूएन तो ऑलरेडी एक 5P5 मेंबर को क्रिएट करता है, और बैलेंस ऑफ पावर वो वॉर पीरियड में था जहाँ पे लोग बैलेंस इसलिए बनाते थे ताकि सिक्योरिटी डायलेमा से बच सके। ऐसा कोई सिक्योरिटी डायलेमा नहीं है क्योंकि हम यूएन के एज में है, और हम बार बार आज के डेट में अगर न्यूज़ भी पढ़ते हैं तो मल्टीपोलर वर्ल्ड और लूजली मल्टीपोलर वर्ल्ड ज़्यादा मिलता है। तो ये क्वेश्चन को क्रॉस सेट करके कहीं ये तो नहीं चेक करना चाहता था कि हम किस पॉलिटिक्स को आज देखते हैं, वो इंटर वॉर वाले पॉलिटिक्स को जहाँ पे बीओपी चलता था, इससे हाथ में लाकर तुरंत वॉर पे एक्शन मोड पे आ जाओ, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर इज समथिंग विच शोज एक्टिव स्टेट ऑफ स्टेट एक्टिव है अपने एक वॉर के प्रति या सिक्योरिटी के प्रति। लेकिन मल्टीपोलैरिटी वो ये दिखाता है कि हाँ पोल्स है, इतने सारे पावरफुल पोल्स है, एंड इट डजंट मीन कि वो अभी कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट बैलेंसिंग मीन्स they found some kind of security dilemma or some kind of threat, that is why they found it necessary to go in some kind of balancing. तो बैलेंस ऑफ पावर से ज़्यादा रेलिवेंट मल्टीपोलर नहीं है। नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन क्वेश्चन में तो दो ही पूछा है ना। आई थिंक वी कैन कंक्लूड विद दैट एज वेल, कि मतलब आई थिंक मैंने ऐसे ही कंक्लूड करा था ना उसको, कि मतलब इन द एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, मतलब दोनों भी मॉडल काइंड ऑफ आउटडेट हो चुके हैं अभी, एंड जो रिसेंट है ना मल्टीपोलैरिटी वाला आपने बोला, एक और कौन सा है, 3D चेस मॉडल हो गया, लेकिन वो थोड़ा क्वेश्चन से हटेगा ना, मतलब रूपक मैंने बोल दिया क्या कि मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है वो ब्रिक्स के आने के बाद वो मल्टीपोलर है, लेकिन वो मल्टीपोलर अलाइंड है दो सुपर पावर के राइवलरी के बीच में, और जो मल्टीपोलैरिटी है वो आइडेंटिफाइड नहीं है यूएन के द्वारा, ठीक है। तो बाकी कंक्लूजन ये नहीं हुआ, लेकिन मेरा थॉट इसी तरीके से बढ़ा आगे। बाकी एक बार टाइम मिला है ना तो अपन क्या करेंगे कि मैम का नोट्स एक बार पढ़ के देखेंगे और किस डायरेक्शन में बढ़ना है, और कुछ मटेरियल क्रिएट करेंगे हम लोग। हाँ नीलेश, हेलो। हाँ मैं ये कह रहा था कि यार जैसा क्वेश्चन कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है तो उसमें मतलब बोला तो ये है एक बार कि बैलेंस ऑफ पावर जो है कैसे पोलैरिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रेलेवेंट है आज की वर्ल्ड में, बट
मेरे हिसाब से मतलब जो रूपक का पॉइंट था, जो विकास ने, खैर मतलब मेरा भी पॉइंट वही था, बैलेंस ऑफ पावर को ही मैं ज्यादा वो देता, जो देता। लेकिन गिवन कि मैंने लास्ट आंसर जो मैंने लिखा था उसमें मैंने बैलेंस ऑफ पावर को बहुत क्रिटिसाइज किया था, तो कहने के रूपक के आंसर से हम लोग पोलैरिटी के बेसिस पे भी मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कोई वो हार्ड, मेरे हिसाब से हार्ड रूल नहीं है कि हमें बैलेंस ऑफ पावर को पोलैरिटी से ऊपर दिखाना है, क्योंकि नो डाउट पोलैरिटी तो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो यूनिपोलैरिटी हो, चाहे वो रीजनल पोलैरिटी मल्टीपोलैरिटी हो, चाहे वो किसी आप एरिया में, जैसे कि मिडिल ईस्ट में बोलते हो आप, तो वहाँ पे मतलब दो जो पोल्स है, एक बार को पहले बोलते हैं ना कि सऊदी अरेबिया ईरान था, अभी इसराइल का रोल बढ़ रहा है, तो मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है। तो हम एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर को अकेला डिफाइन आज के कंटेक्स्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने आपके जो है क्रिटिसिज्म बैलेंस ऑफ पावर के हैं, उतने ही, सॉरी, जितने पोलैरिटी के वो है क्रिटिसिज्म है, उतनी ही कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म जो है बैलेंस ऑफ पावर की भी है। तो एग्जैक्टली किसी एक व्यू को लेके बैठना तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन तो दोनों मतलब एंड खुले हैं मेरे हिसाब से इसमें। मेरे को इसमें थोड़ा ये डाउट है। मतलब हाँ बोलो। मतलब वही पोलैरिटी ऑफ पावर थी मेरा, मतलब अक्षय वही था मेरा, मतलब अक्षय वही था, अक्षय कुछ नहीं कहा था। रुमन बोल सुपर बोलो पावर चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर चीजें क्रिएट हो, बट ब्रिक्स एज ए कंट्री और जो सेमी पैरेलल है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ। हम देखते हैं कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो हमेशा मल्टीपोलर वर्ड यूज करता है, लूज मल्टीपोलर वर्ड यूज करता है, बट बीओपी नहीं यूज करता है। नहीं, मेरा डाउट ये है कि मतलब क्वेश्चन जैसे अपना जो पहला क्वेश्चन था ना, उसमें वो पूछ रहा था डू यू एग्री विद दिस, है ना। लेकिन यहाँ पे तो उसमें अपन को लिबर्टी थी, आप एग्री कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। यहाँ पे लेकिन जो क्वेश्चन है ना, वो अपन को एक्सप्लिसिटली इस चीज के लिए पुश कर रहा है कि व्हाई इज द पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस इज लेस रेलेवेंट। तो मेरे ख्याल से वो खुद ही इस चीज के लिए नच कर रहा है कि हाँ, मैं समझता हूँ कि व्हाई इट इज लेस रेलिवेंट। तो ये आपका व्यू भी तो जानना चाह रहा है, ये क्रॉस भी तो व्हाई ये क्रॉस चेक भी तो करेगा, लाइक फेमिनिस्ट आर बायस्ड, ये क्रॉस चेक भी तो कर रहा है कि आपने फेमिनिस्ट को फीमेल के टर्म में समझा है तो बायस लिखेंगे। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि क्वेश्चन से आप अग्री है। जैसे मैं एक बार कोई मुझे बोला था कि जो क्वेश्चन बोले, जैसे ऐसे में ही क्वेश्चन बोलता है उसी में हम लिखते हैं, तो वो मान लेता है कि आप क्वेश्चन से अग्री है, पर डिसएग्रीमेंट भी तो अपने आप में एक क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करता है। यार मतलब मुझे भी वही लग रहा है, अल्टीमेटली बोलो बोलो। जस्टिफिकेशन। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप जिसको जस्टिफाई कर पाओ विद सब्सटेंसेस। ये भी ठीक है। बोलो अक्षय। डाउट से पता है मतलब यार, कोई एक साइड लेने के बजाय पूरा आंसर हम वही करेंगे, विल शो ये बैलेंस ऑफ पावर एज नेसेसरी थिंग, बट एंड में बस एक फ्यूचरिस्टिक डाल देंगे कि भाई अभी एक अलग ही जमाना चल रहा है, अभी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गया, मल्टीपोलैरिटी हो गई, वो दिखा देंगे आखिरी में सिर्फ। हाँ, मतलब एक दूसरा नई अप्रोच लेके आओ। हाँ, थर्ड पॉइंट मतलब ऐसा। ये तो मेरे बोलने का यही मतलब है जो अक्षय बोल रहा है। ये सारी अप्रोच तो हमने याद कर ली है, अब तुम कुछ नया लेके आओ। चलो 3D चेस मॉडल। अगर तो नया है भी तो भाई, जो क्या हुआ है, हाँ 3D चेस मॉडल हो गया, फिर आई थिंक एक और है पोरस बॉर्डर्स वाला, कौन सा है बॉर्टन का? कॉबवेब। हाँ कॉबवेब शायद। वैसे 3D चेस मॉडल बढ़िया चीज दी है इसने यार, कहीं भी मतलब हम कितने सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, नहीं? हाँ चलो ठीक है फिर। वही है ना, मतलब जो रियलिस्ट का देखते हैं ना, स्टेट सेंट्रिक मॉडल है उनका, रियलिस्ट वालों का। तो हमेशा क्रिटिसाइज होगा ही, क्योंकि आजकल तो सिविल सोसाइटी वगैरह कितना ज्यादा प्रॉस्परस हो रहे हैं यार, कंपनीज हो गए, एमएनसीज हो गए। तो अगले पे चलें। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। हाँ भाई, इसको और बता दो। ये बोल दूं मैं? क्या? मैं बोल दूं क्या ये? हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल बोलो, ये भी कोई पूछने की बात। ठीक है, तो मतलब मैंने उसमें यही स्टार्टिंग थॉमस फ्रेडमैन से करा है कि ग्लोबलाइजेशन इज इनएक्सोरेबल इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, नेशन, टेक्नोलॉजी लाइक नेवर सीन बिफोर। फिर फार्दर, फास्टर, डीपर वाला पॉइंट, वो हमारे पास नोट्स में है। ठीक है, सामने वही चुका है। हाँ वो मतलब वो फटाफट वही है बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ब्रॉड पॉइंटर है ना, वो बता दे यार। ठीक है हाँ। तो ये इंट्रो हो गया पूरा। हाँ। तो उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन में वैरायटी ऑफ इम्पैक्ट है। फिर जैसे एक तो गया रूल्स एंड ट्रीटीज हमें आए हैं, इसलिए डाइल्यूट कर दिया डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी स्टेट की। फिर ग्लोबली बोलते हैं कि स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स से अब सोसाइटी सेंट्रिक जियो इकोनॉमिक्स हो गया है।
फिर ग्लोबलाइजेशन के बाद में ग्लोबल सिविल सोसाइटी आई है, जिसके वजह से ह्यूमन राइट्स का अवेयरनेस बढ़ा है, वुमन राइट्स बढ़ गए हैं, तो दे आर नाउ असर्टिंग मोर राइट्स के लिए मांग रहे हो काफी ज्यादा। सिमिलरली ट्रांसनेशनल एक्टर्स एमएनसीज इन्फ्लुएंस करा है उन्होंने स्टेट फंक्शनिंग के ऊपर, लेकिन सोरेनसन बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन हैव नॉट अफेक्टेड ऑल स्टेट्स इक्वली, वीकर स्टेट्स को एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ है। फिर कोई उसका ऑपोजिट व्यू पॉइंट ले लिया मैंने कि ग्लोबलाइजेशन ने खुद ही इन्फ्लुएंस नहीं करा है, स्टेट इटसेल्फ इज इन कंट्रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन कर रहा है आजकल। जैसे एग्जांपल दिया कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान रोल बैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन हुआ है, फिर मूवमेंट रुक गया है लोगों का, सर्विसेज का वगैरह। सिमिलरली जो पॉपुलिज्म देखते हैं ना अपन बाकी कंट्रीज में, जहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, ट्रीटीज को रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, मल्टीलेटरल बॉडीज में से एग्जिट मार रहे हैं, तो दिस इज लाइक कि एंटी ग्लोबलाइजेशन भी दिख रहा है सेंटीमेंट काफी हद तक स्टेट की तरफ से। मतलब ओवरऑल ये कहा है कि स्टेट भी एफर्ट कर रही है, एंड कंक्लूजन में बस यही बोला है कि यार इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट इज सीन एज डिसप्रोपोर्शनेट एंड मल्टीफैसेटेड, कि कई लोग को बेनिफिट हुआ है, कई लोग को नुकसान हुआ है। कॉलर्स नहीं डाल पाया मैं ज्यादा, एग्जांपल्स दिए हैं क्या? एग्जाम्पल मतलब पूरा एग्जाम्पल ही था, अरे नहीं वो तो ठीक कोई है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं दिया। हाँ मतलब यही पूछ रहा मैं, क्योंकि अगर स्कॉलर नहीं दिए तो फिर उसकी जगह एग्जांपल से भरो, ऐसा तो नहीं सकता ना कि एग्जांपल भी मत दो स्कॉलर भी मत दो, फिर तो क्वेश्चन बचेगा नहीं ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हाँ नीलेश बोलो यार। यार वही पुराने नोटिस स्कॉलर ने जॉन रडिल्स हो गया इम्बेडेड नेशनलिज्म, जो रोल बैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाली बात में आते हैं। तो उसमें जॉन रडिल्स का डाल दो कि इनिशियली वो कहता था कि इम्बेडेड लिबरलिज्म होना चाहिए, कि थोड़ा कंट्रोल्ड वे में सिस्टम हो सिक्योरिटी वाला, दूसरा जो है लेबर पॉलिसीज कंट्रोल्ड हो, और अल्टीमेटली उसने रोल ले लिया नेशनलिज्म का। तो कहना कि मतलब रोल बैक ऑफ स्टेट आ गया है। दूसरा मतलब एडिशन में मुझे कुछ इतना क्या बोलूं, मतलब अक्षय का एक तरह से आंसर ठीक है, अच्छा ही है, बस एडिशन में वही ये लिख दो या आखिरी में एडिटिव लिख देना या फिर भगवती। ठीक है उसका आंसर ठीक है। नहीं मतलब अच्छा क्योंकि ये सीधा छोटा पॉइंट, ये मतलब थोड़ा ना वो था, मतलब जनरल सा क्वेश्चन था आपसे, मतलब अपने अपने ही वो डालोगे पॉइंट, बाकी यहाँ एग्जाम्पल डालो या स्कॉलर डालो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, स्कॉलर या आंसर दोनों में से कोई एक। और मैं मतलब बोलो इसमें भगवती फिटिंग नहीं होगा ना, स्टेट के बारे में क्वेश्चन है। सॉरी मैं बोलूं एक दो पॉइंट? बिल्कुल नहीं अक्षय अक्षय क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। मैं कह रहा हूँ इसमें भगवती को फिट कैसे करेंगे, दिस क्वेश्चन इज अबाउट स्टेट राइट। नहीं भगवती के उसको मैंने कहा ही नहीं उसके बारे में। वो मैंने बोला, वो तो रेगुलेटर को बोल रहा था। अच्छा रूपक बोलो, रूपक तुम बोलो। हाँ मैंने भी थोड़ा सा लिखा है कि क्यूहेन से शुरू कर दी, क्यूहेन का डेफिनेशन डाल दिया और थोड़ा सा मार्क्सिस्ट को इंट्रोड्यूस करके मैं सीधे इम्पैक्ट पे आ गया। पहला मैंने नॉर्म चॉम्स्की को लिखा है कि ये न्यू लिबरल ओरिजिन है, तो ये इंश्योर करेगा कि इन्वेस्टर राइट्स का प्रोटेक्शन होगा एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स एस्पिरेशन और पीपल्स राइट। फिर हाबरमास का लेजिटिमेशन क्राइसिस यूज किया है कि स्टेट अगर वेलफेयर को विड्रॉ करेगा वेलफेयर पॉलिसी को, तो इस लेजिटिमेसी क्राइसिस आ सकती है। नेओमी क्लेन को यूज किया है जहां पे उसने कहा डिजास्टर कैपिटलिज्म, मतलब ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा जो स्टेट रेडी नहीं होगा ग्लोबलाइजेशन के लिए। सिंथिया एनली को क्रिएट किया है कि ये छोटे जो लेवल की जो फीमेल सेंटर्ड वर्क है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या थर्ड वर्ल्ड स्टेट में, उस पर प्रॉब्लम करेगा, तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी और माइग्रेशन बढ़ाएगा। रॉबर्ट कॉक्स को यूज किया है कि स्टेट विल सबमिट टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लॉबिंग इन्फ्लुएंस होगा इससे। और उसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि क्रिएट, और उसके बाद पॉजिटिव में लिखा है कि ये कुछ लिबरल वैल्यूज को क्रिएट करेगा, जैसे अभी को बोल रहे थे ना ह्यूमन राइट्स वगैरह। और अगर अथॉरिटेरियन रेजिम है तो उसके प्रति एक पावर एक्सेस, मतलब क्योंकि ये वैल्यूज को यूनिवर्सल लिबरल वैल्यूज को प्रमोट करेगा, तो ये अथॉरिटेरियन को एक्सेस पावर एक्सरसाइज करने से भी रोकेगा। उसके बाद ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी प्रोफेशनलिज्म एंड कल्चर टू इनहेंस द डोमेस्टिक कल्चर। उसके नेक्स्ट पॉइंट गिव न्यू अपॉर्चुनिटी टू गेट रीड ऑफ पॉवर्टी, जैसा कि कुछ स्कॉलर बोलते भी है, जैसे अमर्त्य सेन की पॉवर्टी से उठने में मदद करता है, लेकिन मैंने अमर्त्य सेन इसमें यूज नहीं किया वर्ड। उसके बाद हेल्प डेमोक्रेटाइजेशन, तो 10 पॉइंट लिख दिए थे जल्दी जल्दी में। अच्छा रूपक एक मेरा मतलब डाउट था, इसको मतलब गलत वे में मत देना, मतलब जैसे अगर तुमने इस क्वेश्चन को लिखा है तो इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट को तुमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है? हाँ मतलब मैंने मुझे नहीं लग रहा। जैसे मैंने इंटरनल फंक्शनिंग है ना, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे नॉर्म चॉम्स्की है, ठीक है ना, तो उसने क्या कहा है कि मैं उसने बोला है कि इन्वेस्ट इन जो इन्वेस्टर राइट है, अगर जो स्टेट है हमारा, मान लो इंडिया ही है, वो इन्वेस्टर राइट को प्रोटेक्ट करेगा रेदर देन कि वो अपने पब्लिक पे ध्यान देगा, तो ये इंटरनल फंक्शनिंग से रिलेटेड हुआ ना।
उसके बाद हाबरमास में मैंने देखा कि अगर वो वेलफेयर पॉलिसी को विड्रॉ करेगा स्टेट अपने देश में, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि लेजिटिमेसी क्राइसिस आएगा कि पब्लिक ने उसको तो वोट चुनकर भेजा है किसी और पर्पस के लिए। फिर नाओमी क्लेन का जो मैंने किया है कि जो स्टेट रेडी नहीं होगा वहाँ पे ये इम्पोज्ड है, तो वो अनस्टेबिलिटी इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा। फिर सिंथिया एनली का इंटरनली वुमन को अफेक्ट करेगा। फिर रॉबर्ट कॉक्स का कही कि वर्ल्ड, जैसे बोलते हैं ना कि कॉरपोरेट की तरफ जा रहा है, तो कॉरपोरेट जो बोलेगा मानते ही हैं। लॉबिंग है, उससे इन्फ्लुएंस होगा इंटरनल फंक्शनिंग। कैसे इन्फ्लुएंस होगा ये पूछ रहा ना, क्या क्या इंटरनल फंक्शनिंग के एस्पेक्ट है, ये तो नहीं पूछा मेरे ख्याल से। तो एक्चुअली सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, तो इतना ही समझ में आया मुझे उस टाइम पे। एक तो था मेरे पास कि मैं डिस्कोर्स पता मैंने ये क्वेश्चन क्यों बोला, क्योंकि तुम्हारा आंसर मेरे हिसाब से मतलब मैंने भी ऐसे इंटरप्रेट किया है, मेरे को अभी मतलब ये क्लिक हुआ है तुम्हारे हिसाब से, मैंने भी वही आंसर लिखा है। लेकिन एक होता है स्टेट की इंटरनल फंक्शनिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जो लिखा था इसमें, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, ठीक है। और एक होता है कि इंटरनल जो वो है इन्फ्लुएंस क्या हुआ है, मतलब स्टेट में क्या वेलफेयर इन्फ्लुएंस के हुआ है। ऊपर। सॉरी, एक तो आप बोल सकते हैं जैसे एक एक डिबेट है जो डिस्कोर्स है कि सोवरेनिटी अफेक्ट किया है, सोवरेनिटी अफेक्ट नहीं किया है। लेकिन उसी कंटेक्स्ट में बोला था हाँ, मैं वो बोल ज्यादा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट चल अगर रहा मैं है। उस कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ, उस डिस्कोर्स में लिखता हूँ ना, तो मेरे पास जैसे मैं बोलूंगा इसने कहा है कि सोवरेनिटी अफेक्ट हुआ है, फिर उसके नीचे कुछ लिखने का नहीं रहेगा ना, फिर मैं सोवरेनिटी में घूमता रहूंगा, फिर मैं उस क्योंकि डिस्कोर्स। पता है तुम्हारा आंसर सही है मेरे हिसाब से, मैंने भी शायद ऐसे लिखा, मैं भी यही लिखता। लेकिन पता उसमें ये था कि इंटरनल फंक्शनिंग वाले में हम लोग, जो तुम्हारा आंसर है उसमें सोसाइटी सेंट्रिक होके हम आंसर लिख रहे हैं कि स्टेट का करेक्ट। सोसाइटी में क्या असर पड़ रहा है। लेकिन एक और इंटरप्रिटेशन का ये हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, कि स्टेट की फंक्शनिंग में क्या असर पड़ रहा है, एज अ स्टेट वो कैसे अपना मतलब उसका फंक्शन कैसे मतलब चेंज हो रहा है। इस पे मैं तो कुछ पहले बोलूं क्या था, पहले वो, हाँ हाँ प्लीज प्लीज बोलो। ना, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने क्वेश्चन के एक वर्ड्स को बिल्कुल दिल पे ले लिया था, तो मेरे जो आंसर है बिल्कुल हाँ जीएस जैसा हो गया। तो मेरे आंसर तुमको एग्जांपल मिल सकते हैं, स्कॉलर तुम डाल लेना, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो डेफिनेशन वो सबको पता है कैसे होती है। उसके बाद मैं गया कि जो ग्लोबलाइजेशन के कारण स्टेट जो है वो इकोनॉमिक एंगल पे ज़्यादा फोकस करने लग गए, तो जो ट्रेडिंग स्टेट्स हैं उनका राइज हो गया, जैसे रॉसकरन ने बोला था, ठीक है। सेकंड, फिर यहाँ से मैं प्रॉपर इंटरनल फंक्शनिंग पे शिफ्ट कर गया। पहला तो ये चेंज हुआ है कि जो इंटरनेशनल इवेंट और हैपनिंग है उनकी वजह से स्टेट को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ती है। लाइक जो क्रॉस फ्री फ्लो ऑफ डेटा था, ये चल रहा था, तो इंडिया को डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी लानी पड़ी, ठीक है। सेकंड, जब एमएनसीज और एनजीओ इतने सारे आ गए, तो फिर जैसे एक जगह गाफा टैक्स आया था, इंडिया के नए आईटी रूल्स आ गए, एफसीआरए में अमेंडमेंट आया था एनजीओ को कंट्रोल करने के लिए, तो ये इंटरनल उसमें चेंज आ गया। एक फिर मैंने ये लिखा है कि इससे जो लेजिस्लेशन और पॉलिसी मेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो गई, तो अब उसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत ज़्यादा है, तो एक ये चेंज आया है। एक मैंने फिर ये लिखा है कि जो स्टेट के जो डेवलपमेंटल एफर्ट्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई है स्टेट को, क्योंकि जो एमएनसीज हैं वो अपने सीएसआर प्रोग्राम के थ्रू स्टेट को सपोर्ट करती हैं इन सारी चीज़ों में। और आखिर मैंने ये लिखा है कि जो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो टेररिज्म को राइज हुआ है, जैसे यूएस का था ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, उससे हर किसी स्टेट को जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी थी टुवर्ड्स टेररिज्म वो भी बदलनी पड़ी है। ये वाली सारी चीज़ें लिखी है मैंने। इसमें तो वही आएंगे स्कॉलर, मतलब बाकियों में स्कॉलर आएंगे जॉनसन नाई और कोहेन। बाकी आखिरी वाले में तुम डाल दो डेरिडा या दूसरा वाला, मतलब जो इंटरप्रिटेशन हो रखा है हाँ उस मतलब कंटेक्स्ट में। मैंने बट आई मेरी थिंक साइड से थोड़े जीएस वाला एग्जाम्पल, टाइप हो गया। हाँ हाँ मतलब वही बोल सकते हैं, बट हाँ स्कॉलर्स का व्यू डाल सकते हैं लोग, जैसे उसमें मतलब रूपक ने जो आंसर लिखा उसमें डाल रखा उसने। हम्म। पर हाँ मतलब मेरा थोड़ा वही पॉइंट रहता है अभी कि हम इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, स्टेट एज अ सॉवरेन को लेके चल रहे हैं, या फिर स्टेट के अंदर जो उसके सब्जेक्ट है, सोसाइटी हो गई, एमएनसी हो गए, उनको लेके चल रहे हैं। क्योंकि यार अगर अपन ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे वो हैं जो डिस्कोर्सेज में भी लिखेंगे तो भी तो ये सब स्कॉलर तो आते ही ना, 5 स्कॉलर मैंने लिखा है तो वो डिस्कोर्स में भी आते हैं, मैंने बस पॉइंट बना लेकिन दिए हैं। रूपक मैं तुमसे एग्री कर रहा हूँ उसमें, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ उसमें। नीलेश, आई मतलब आई टोटली थिंक एग्री विद यू। नीलेश, हाँ आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट। इस हाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि स्टेट फंक्शनिंग कुछ है, दे आर नॉट हाँ आस्किंग हाँ अबाउट कि पुअर के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा हाँ है। हाँ मतलब हाँ जो तुम बोल रहे हैं ना सही है। हाँ। आई थिंक विकास का आंसर इज मोर टू द पॉइंट एंड अप्रोप्रिएट ज्यादा हो, उसमें बट स्कॉलर स्टिल डालेंगे हाँ, तो शायद ज्यादा यार मुझे मतलब मतलब जो बोलो मैंने गौरव। इंटरप्रेट किया वो कुछ ऐसा मुझे अभी लगता है, मतलब वैसे मैंने मतलब जो जैसे अक्षय ने किया है ना
हाइपर ग्लोबलिस्ट और स्टेट सेंट्रिक, इस ये ना करके कुछ ऐसा भी कर सकते हैं ना कि पहले स्टेट के फंक्शंस डिफाइन कर दें, जैसे लॉ मेकिंग होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और जो भी फंक्शंस होते हैं स्टेट के वो डिफाइन करें, फिर अपन बताएं कि कैसे अभी ग्लोबलाइजेशन से अपने ये इम्पैक्ट हो रहे हैं डिसीजंस मेकिंग, और जो भी जितने फंक्शंस हैं स्टेट के वो कैसे हो रहे हैं, और उसके साथ साथ उसमें थ्योरीज देते चले जाएं जो भी, मतलब पहले स्टेट के फंक्शंस को एक बार बता देना चाहिए ना कि ये फंक्शंस होते हैं। हाँ गौरव, सही यार, बताना चाहिए। मतलब स्टेट के बारे में तुम क्या समझ, थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। राइट। मतलब बताए जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल उसमें अगर एग्जाम्पल दो जो मैं मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है रूपक के मतलब उसके कंटेक्स्ट में, जैसे मैंने बोला ना कि स्टेट वगैरह ऐसा सॉवरेन लेके चला उसकी फंक्शनिंग क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो एक बार जैसे ये एग्जाम्पल हो गए। अगर पॉजिटिव साइड में देखिए तो ये एग्जाम्पल हो गए, जैसे आपका ट्रांसनेशनल एक्टर है उसकी उनकी वजह से सॉवरेनिटी का डायल्यूशन हो गया, जो मैंने अर्लियर कोट किया था। दूसरी बात जो आपके ये नॉन स्टेट एक्टर्स का राइज हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने लेजिटिमेसी गेन करी है, पॉलिटिकल एरिना में एंटर किया है, तो अगेन मतलब स्टेट की सॉवरेनिटी को ही मतलब डाइल्यूट करने का काम किया है, और कहीं ना कहीं जो है एक पैरेलल गवर्नमेंट या फिर पैरेलल अथॉरिटी एनोनिमसली जो है उन्होंने फॉर्म करी है। तीसरी बात ये होगी अगर हम नेगेटिव सेंस में लेके जाएं तो कहीं ना कहीं जो है दोबारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है इतना ज्यादा वो हुआ है, कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस का इतना ज्यादा आपस में वो हुआ है, आपस में इनका स्टेट्स का लेन देन, कि आखिरी में दे आर स्विचिंग बैक टू नेशनलाइजेशन, नेशनलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट की दोबारा बात आने लगी है। जैसे अगर हम यूएसए एग्जाम्पल लें, यूएसए ने टीपीपी और वो नाफ्ता को अमेंडम किया या रिकंसिडर करने की बात करी है। दूसरी बात जो आपका P5+1 वो JCPOA डील थी ईरान से, वो इनिशियली किसी और तरीके से सब्सटेंशिएट करी गई थी, अभी के लिए उसको जो है यूएसए ने ट्रम्प के अंडर जो है चेंज कर दिया था क्योंकि उसके नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहे थे। तो मेरा ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंटरप्रेट करने वाली बात कर रहा हूँ मैं, कि स्टेट एज अ सॉवरेन उसमें क्या असर पड़ा है, उसकी फंक्शनिंग में क्या असर पड़ा है। तो अगर इंटरनल फंक्शनिंग की बात करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से रूपक वाला आंसर ज्यादा वो होना चाहिए, टू द पॉइंट, और विकास वाला एग्जाम्पल भी मतलब दोनों इंटरप्रिटेशन सही है मेरे हिसाब से। बाकी देखो इसमें क्या बोलना किसी का। हाँ सही है, हम कंबाइन कर सकते हैं, मतलब जो विकास भाई उनका एक स्ट्रक्चर है उनके पॉइंट्स, और जो रूपक भाई उनके एग्जांपल्स या स्कॉलर्स उनको बीच में पुट कर दो, और जैसे गौरव भाई ने बोला वैसे इंट्रो दे सकते हैं, बेसिकली फंक्शन बता। रूपक के स्कॉलर्स बहुत टू द पॉइंट है, बहुत ही टू द पॉइंट स्कॉलर्स हैं, हाँ हाँ वही और वही विकास के मतलब। एग्जाम्पल्स जो है, विकास के एग्जाम्पल्स मतलब काफी ज्यादा मतलब वो है, वेरीफाइबल है कि हाँ ऐसा है। हाँ मतलब तीनों का बस सिंथेसिस इसमें पॉसिबल है बेसिकली। हाँ मतलब बेस्ट वे फॉरवर्ड तो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि इसको जो है आप एक कंटेक्स्ट में लेके दोनों कंटेक्स्ट को लेके चलो, जैसे पोलैरिटी थीसिस और पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस और वो बैलेंस ऑफ पावर वाला था, कि आप एक को लेके मत चलो, दोनों को लेके चलो आखिरी में आपका, तो क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट मैटर करता है ना कि आप समझ के रहो उस पूरे उससे क्वेश्चन से। इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे इस वाले क्वेश्चन का, रूपक, विकास, अक्षय? यार तुम्हारा लिंकलेटर वाला ठीक था मेरे ख्याल से तो। हाँ वो सब जगह बैठ क्या चीज हाउ विल यू कंक्लूड लेटर, क्या लिखोगे मतलब? मैं तो मतलब लिंकलेटर वाला ही डालूंगा उसमें। एक मिनट, मैंने लिखा था ना लिंकलेटर, उसको उसको एक बार रीड कर देता हूँ मैं। ये रहा। कि मतलब उसका लिंकलेटर का ये था कि ही सजेस्ट दैट the sovereign states are have begun he suggests that the states are entering a post-Westphalian world order where sovereign states have begun to lose gaining prominence. तो लिंकलेटर में आगे मैंने मतलब प्रॉपर सेंटेंस में लिखा हुआ, बट उसका मीनिंग ये है कि लिंकलेटर ने यू का एग्जाम्पल देते हुए ये लिखा है कि कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसे उसकी ऐसी फॉर्म की तरफ मूव करने की जहाँ पे जो है बॉर्डरलेस दुनिया हो, और ग्लोबलाइजेशन की जो ट्रू मीनिंग हो, जहाँ पे स्टेट्स एक दूसरे पर डिपेंड ना होने की जगह जो है एक दूसरे की वो कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, को डिपेंडेंसी बोलते हैं शायद उसको, वर्ड को डिपेंडेंसी या कोई लैक ऑफ, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है वो, कि एक दूसरे पर डिपेंड ना होने की जगह एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो वो ट्रू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन होगा। हाँ मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी मेरे को स्पेशली वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं, मैं एक बार देख के ढूंढ के डाल दूंगा। यार मुझे कोई एक बात बताओ हाँ कि रूपक। टेस्ट के समय कैसे परफॉर्मेंस बढ़ा है, मतलब पहले क्या प्री रिक्विजिट करके बैठे?
रिवीजन 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 रिवीजन, दैट्स इट। अरे सब फर्जी है, रिवीजन करने से कुछ नहीं होता भाई। सब प्रैक्टिस से होता है मेरे ख्याल से। जब अपन और अपन ऐसे टेस्ट दे लेंगे, वैसे भी डरना किस बात का यार, अभी देखो। हाँ हाँ, हाँ मैं देखो मेंस अभी है नहीं, 6 7 8 डरना महीने तो हैं, बिल्कुल नहीं। तो बस करते चलो, धीरे धीरे हो जाएगा इम्प्रूव। यार मेरे हिसाब से तो हर हफ्ते एक टेस्ट होना चाहिए 8 क्वेश्चन का, प्रॉपर वाला 1.5 घंटे का। जब बढ़ेगा तो 3 घंटे का दे देंगे, कोई बात नहीं, पर ये ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस है तो हो तो क्योंकि रहा है, अभी हम हर टेस्ट हफ्ते हो तो रहा है। सॉल्यूशन जरूर डालना अक्षय, हाँ प्लीज इसका सॉल्यूशन जरूर डालना हाँ ग्रुप में, हाँ। क्योंकि उससे और ना मेरे क्योंकि साथ साथ अगर करेंगे ना तो एक आध दो को हो सके अच्छा पॉइंट मिल जाए मैम के नोट से, या कुछ डायरेक्शन अच्छा मिल जाए, क्योंकि फिर बाद में ना 4-5 दिन के बाद जब रिवाइज करते हैं तो मन नहीं करता, पता लिथार्जिक सा मन करता है। ठीक है, ठीक है, हाँ। और नीलेश, तुम जो बोल रहे हो ना टेस्ट अपन करेंगे, मतलब हेंस फोर्थ आवर फोकस विल बी मोर ऑन टेस्ट। क्योंकि मैं बताऊं, पता है मैं मेरा बिल्कुल मन नहीं था टेस्ट देने का। मैंने क्या मन मार के बैठा हूँ, मैं कल रात भर सोया नहीं, दिन भर मैं कहीं गया हुआ था, मैं घर आया, मैं उसी हालत में टेस्ट दिया है मैंने। और मेरे को देना था कि कम से कम मैं शुरू करूँ देना, क्योंकि एक बार वही होता है ना, स्टार्ट करने वाला पार्ट ही सबसे हार्ड होता है, बाकी तो फिर हो ही जाएगा, तो उसको मैंने तो रेगुलर लंच करते भी हैं। नहीं कराया टेस्ट की वजह से। क्या? मैंने तो लंच भी नहीं करा है। वही तो भाई, खाना नहीं पीना नहीं। चलो लेकिन क्योंकि ठीक है ना, जितना अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है ना वो फुलफिल हो रहा है ना, कि टाइम बाउंड मैनर में कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम गलतियां तो पता चल रही हैं। हाँ यार, टाइम बाउंड बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे जैसा भी हो टाइम बाउंड में ही इम्प्रूव करना है। बिल्कुल। सबसे पहले तो है ना, देखो मैं तो इसको जैसे 3 स्टेप पे लेके चलता हूँ, जिसको एग्री करना है वो कर सकता है। मतलब सबसे पहले फोकस रखो कि मैं अपना पेपर कंप्लीट कर लूँ कुछ भी लिख के, ठीक है। सेकंड, उसमें फोकस करो कि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो मैं एड्रेस कर लूँ। और जब आप ये दोनों चीज़ों पे महारत हासिल कर लो ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन उठना चाहिए यार, ये तो सब लिख रहे हैं, मैं इनोवेटिव क्या करूँ। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है, वो पहले दिन ही ये पूछते हैं यार मैं इसमें इनोवेटिव क्या करूँ। भाई पहले तुम कंप्लीट करो, पहले तुम टू द पॉइंट लिखो, जब तुम ये कर लो अब तुम कुछ इनोवेटिव कर लो। और उससे आज ज्यादा मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट पहला थोड़ा पॉइंट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो भी है टेस्ट दो, चाहे कुछ भी हो रहा है दो, नहीं आ रहा तब भी दो। सही है और भाई क्या। नहीं, नीलेश, हम्म। नीलेश आज मैंने विकास का थोड़ा थोड़ा पहला वाला पॉइंट को थोड़ा थोड़ा अप्रोच किया है। गुड। अक्षय तुम 8 बोलो। क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया आज। अब कैसा लिखा वो अलग बात है, लेकिन अटेम्प्ट 8 किया, पिछले बार 6 किया था। दैट्स एन इम्प्रूवमेंट। यार अगर तुम डाल लिख रहे हो ना सारे क्वेश्चन जो तुमने लिखे हैं, डालो उसको ग्रुप में। तुम ये वो मत करो ना कि यार लोग तुमने आज शायद 4 क्वेश्चन डाले ना शायद ग्रुप में, बाकी नहीं डाले। नहीं, मैंने नहीं डाला एक भी। मैंने किसी और ने डाला मैंने होगा। एक भी नहीं डाला। क्यों? तो मुझे बोला गया कंपलसरी नहीं, मैं डाल दूंगा, मुझे कोई शर्म अरे नहीं आता एक इन सब तुम्हारे चीजों नहीं, शर्म वाली बात नहीं नहीं, है। एक से वो एक वो रहेगा ना कि वो, हाँ बोलो यार बोलो। विकास, अगली बार मत, अगली बार बोलना कि कंपलसरी है। ठीक है भाई। हाँ लिखना नहीं, भाई, एक वो सेंस ऑफ वो रहेगा ना, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहेगा कि हाँ हमें लिख के डालना है वहाँ किसी भी हालत में। या मेरा पेपर पढ़ो बैठ के भैया, वो घर बैठ के चुटकुले भूल जाओगे हमने। कोई नहीं यार, डाल इसलिए देना, कोई डालो। इशू नहीं है। नहीं मैंने डाल रखा है, डालो उसमें यार, ग्रुप में डालो। और वैसे भी अक्षय तुम क्या बोल देखो, रहे थे? हाँ कोई कोई बेइज्जती कोई शर्म की कोई बात तो है नहीं यहाँ पे। वैसे भी किसी मतलब किसी दूसरे को प्रूव करके होना क्या है, असल में तो जो एग्जाम देके होना है वही होना है। तो डालो, मस्त यार कराओ सीधी नहीं, बात, बेइज्जती। सीधी बात याद केवल है। रिजल्ट मैटर करता है इन सब चीजों में, बाकी तो बस क्या, किसको नॉलेज से मतलब है यहाँ। डाल देते हैं यार, डाल देते हैं। मेरे को भी डालने में कोई चक्कर नहीं है। मेरा इशू ये है, मेरा स्टोरेज भरी पड़ी है, वो मैं फोटोज क्लिक करती हूँ और वो 4 घंटे तो 20 मिनट लग जाते थे। तो हाँ सीरियसली उतना टाइम ही नहीं था, टाइम लैप्स ही नहीं था। पिछली बारी मैं लगी करने, तो पहले तो मैं देखा अच्छा विकास ने डाल दी, डाल देने चाहिए, तो डालने लगी, 15-20 मिनट तो फोटोज क्लिक करने पे ही लग गए, और फिर वो बहुत चक्कर पड़ रहा है फोन खाली वगैरह करके, तो एक डाल देते हैं। डॉग स्कैनर कभी करके है, वो जिंदगी में देख लो, वो रैंडमली अच्छा फोन है। फॉर्मेट, नहीं कभी ठीक। कभी जिंदगी में रैंडमली ना फोन फॉर्मेट करना बड़ा अलग आनंद आता है उसका। मैंने 2015 से फॉर्मेट नहीं किया, मेरा तो बढ़िया चल रहा है। मैं हर साल एक बार फोन फॉर्मेट फाड़ में जाए। चलो करना बढ़िया। बस भी चाहिए डॉक्यूमेंट यार मेरे फॉर्मेट। क्लाउड में रहते हो, डॉक्यूमेंट क्लाउड में रहते हैं मेरे बस। चलो बढ़िया है। चलो ठीक है यार, चलो 53 हो गए है बाकी, ना। एथिक्स हाँ वाले ग्रुप चलो में ठीक है, मिलते चलो। हैं। हाँ और एथिक्स में कल से अपन फिर अगले चार्ट करेंगे। हाँ 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 बिल्कुल भाई। कल कल ब्रेक है क्या? यार कल नहीं, नो ब्रेक ब्रेक भाई, ले अभी लें नहीं, क्या नो कल। ब्रेक। अरे नहीं पूछा, मैं नहीं, ऐसे ही पूछ सुनो रहा सुनो, था। अगले हफ्ते ब्रेक मुझे ले लेते हैं, अगले हफ्ते ले लेते हैं यार। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे लगा कि शायद रेगुलर होता है हमारा। चलो ठीक है। नेक्स्ट और वीक ब्रेक ले लेंगे, अक्षय, सेक्शन ही चालू करना अक्षय उसके बाद। बोलो बोलो। अक्षय मेरी यस जानकारी के नीलेश। आगे हमारा एक ग्रुप है जिसमें ऐड नहीं हो रखा, मुझे ऐड कर देना है हाँ यार। अरे यार, ये सिर्फ चैनल में ऐड है ना, उस वाले ग्रुप में ऐड नहीं है, मतलब इसी वाले में। भाई कौन ग्रुप सा? में, अरे यही जो अपना मेन PSR वाला ग्रुप है ना, इसमें ग्रुप में ऐड नहीं है, ये चैनल में ऐड है बस।
देखना एक बार। ठीक है, कर दूंगा मैं तो भाई, कह रहा कर हूँ दूंगा। मेरी जानकारी आगे तुम्हारा ग्रुप भी है यार। अरे कोई नहीं, वहां पे कुछ काम का नहीं है, वैसे चैनल में सब करना है। चलो ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक फिर है ना, मिलते हैं एथिक्स वाले में, तो एथिक्स वाले हैं, ठीक है, चलो बाय, गुड ठीक, नाइट। हमने कॉलोनाइज कर ली वो बाय। जगह तो यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है ठीक है भाई, है ना, ओके। ठीक है।